बनिए परिवार में बड़े हुए हैं, तो आई वॉज द फर्स्ट किड ऑफ माई जनरेशन। दादाजी आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे। So I'm sure like your company's also gone through ups and downs to reach where it has reached now. 97 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में होर्डिंग्स बैन कर दिए थे। हमारा धंधा 100% इसी पे एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स। उन्होंने कहा एक काम कर, तू गाड़ी ले और गोडाउन पे चला जा। फिर आपको लगता है कि यार क्या पापा आपने किया ही क्या है। रिश्तों का रियल टेस्ट तब होता है जब कंपनी ठीक नहीं चल रही होती है। गांधीयन फिलॉसफी के हिसाब से बहुत अच्छा था कि भैया कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये वाला नहीं है वो ज़माना। यहाँ पे तो भगत सिंह का ज़माना आ गया है। तो 2009 में अंकल ने जो डस्टबिन में डाल दिया था, that actually proved out to be one of the turning point for your company. Today we work with around 450-500 clients and this is across industries. I have heard that you were investing into startups also. क्या देखते हैं आप अभी भी? कितना डिसरप्टिव है। एक ड्रोन ने एक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस कर दिया, कितनी बड़ी डिसरप्शन है। AI is replacing humans. मतलब it is scary and it is disruptive in nature. You work with governments quite a lot, 15 state governments you just said. एक बार मैं एक सरकारी ऑफिस जहाँ हमारा सारा काम होता है आउटडोर का, वहाँ गया, पूरा ऑफिस हिला हुआ है। पीएम मोदी निकले कहीं, आउटडोर पे नजर पड़ी, पीएम ऑफिस में फोन किया कि क्या आपको पता नहीं है कि हमारी सरकार ने कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। तो सरकार चलाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। ये सब काम हम जैसों को दो और सरकार चलाओ। नाइनटीन 1970s में जब पोस्टर्स खुद हैंड पेंट किए जाते थे, तब से लेकर आज जब पोस्टर्स होर्डिंग्स डिजिटली कंट्रोल हो जाते हैं, एक कंपनी जिसने ये सारी जर्नी देखी है, एडवर्टाइजिंग की एक बहुत ज़्यादा वेल नोन कंपनी उभर के आई है। और आज वही कंपनी एक लिस्टेड कंपनी भी है, जिस कंपनी को 3 जनरेशन्स आगे चलाते आई हैं। पहली जनरेशन जिन्होंने फाउंड करी और सेकंड जनरेशन जिन्होंने एक्चुअली ये कंपनी बनाई, जिसका नाम है ग्राफिस एड्स। और आज थर्ड जनरेशन जिनसे हम आज मिलने वाले हैं, मिस्टर आलोक गुप्ता जी, हु हैज़ टेकन दिस कंपनी फ्रॉम द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स टू द डिजिटल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। चलिए आज जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में और उनकी न्यू एज थिंकिंग के बारे में, दैट हाउ ही इज टेकिंग हिज कंपनी फॉरवर्ड। Thank you so much for doing this, brother. Thank you for coming. To start with your company, मुझे पहले कंपनी के बारे में आपके जानना है, ग्राफिस एड्स की कंपनी कब शुरुआत हुई थी, अंकल ने कब शुरू करी, कैसे शुरू करी, एंड आज की डेट में कंपनी क्या कर रही है? श्योर इट्स अ प्लेजर मोहित बीइंग हियर। ग्राफिस एड्स की शुरुआत एक्चुअली 1976 में हुई थी। 1976। ओह इंटरेस्टिंग। तो टेक्निकली मैं थर्ड जनरेशन हूँ। तो माय ग्रैंडफादर एंड माय फादर मिस्टर मुकेश गुप्ता टुगेदर एट दैट पॉइंट इन टाइम स्टार्टेड। तो शायद पापा उस टाइम पे ना 15-16 साल के थे, मतलब 15-16 साल के, आई थिंक 12th में होंगे। तो दादाजी और फैमिली दिल्ली आए थे और दादाजी आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे। तो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके लिए ऑल इंडिया घूम के उन्होंने बहुत पब्लिसिटी की, प्रचार किया संघ का। तो जब वो दिल्ली आए तो दिल्ली में क्योंकि फैमिली हो गई थी, पापा और 4 भाई बहन थे, तो फिर कुछ ना कुछ अपना काम करना था। तो आरएसएस के लोगों ने ही कहा कि आप एडवर्टाइजिंग शुरू करो। तो उस टाइम पे राष्ट्रीय एडवर्टाइजिंग के नाम से शुरू किया काम। तो पापा और दादाजी ने किया, फिर 2 चाचा थे तो उन्होंने भी थोड़े समय के बाद ज्वाइन किया। और ऐसे राष्ट्रीय एडवर्टाइजिंग धीरे धीरे अपना नाम बहुत अच्छे तरीके से बनाने लग गई। ग्राफिस एड्स को हमने 1997 में टेक ओवर किया था। ओके जी। तो 93 में फैमिली डिवीजन हुआ था। तो फिर 97 में हमने ग्राफिस एड्स को एक्वायर किया और अपना सारा बिजनेस पापा ने ग्राफिस एड्स में करना शुरू किया, विच इज़ कम्प्लीटली अबाउट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। तो आज एक छोटे से विजिटिंग कार्ड से लेके 100 करोड़ तक का अगर इवेंट भी करना हो तो हम खुशी सब कर सकते हैं। मीडिया, एडवर्टाइजिंग, आउटडोर मीडिया, इवेंट मैनेजमेंट, प्रिंट, रेडियो, मतलब you name it, we can do it in terms of media marketing. No, that's amazing. So and that's what we do. And नहीं यार, आपका जो ब्रांड है, it's a very well known brand in North India. I don't know what all states you work in. मैं आगे आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो हर कोई जानता है आपका ब्रांड। It's by God's grace, North India, Pan India, मतलब we work with at least 15 state governments now.
तो हम ऑल इंडिया करते हैं, बट या नॉर्थ में प्रोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। वेरी नाइस। सो जब दादाजी ने राष्ट्रीय एडवर्टाइजिंग चालू की थी एंड उसके बाद 93 में जब डिवीजन हुआ, तो राष्ट्रीय एडवर्टाइजिंग को आपने ग्राफिस एड नाम दे दिया या फिर वो अभी भी चल रही है? तो क्या हुआ था, राष्ट्रीय के साथ एक चैलेंज था कि वो जो वर्ड है उसका ट्रेडमार्क नहीं हो सकता था। हाँ, तो इवेंचुअली राष्ट्रीय हमने जब चलाया, बहुत अच्छा चला, और आज भी बहुत लोग हमें ना राष्ट्रीय के नाम से जानते हैं। तो पापा को भी, चाचा को भी, सबको जानते हैं। बट इवेंचुअली क्योंकि वो ट्रेडमार्क हो नहीं सकता था, तो इसीलिए हमें ब्रांड्स चेंज करने पड़े। गॉट इट। तो जैसे ग्राफिस एड्स हम लोगों का हो गया, फिर चाचा ने साधना चैनल की शुरुआत की, एक चाचा ने, दूसरे चाचा ने प्रभातम ग्रुप के नाम से काम किया। तो इसीलिए तो मीडिया में ये 3 अपने दिग्गज। आप में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि हमारी फैमिली के। ये मुझे पता ही नहीं था, आज साधना और प्रभातम आपके चाचा हैं। तो ये बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता, बट इट्स अ सेम फैमिली, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आज भी तीनों बहुत प्रोजेक्ट्स में इकट्ठे करते हैं। दैट्स अमेजिंग, गुड टू नो यार। सो व्हेन डिड यू जॉइन? आपकी जो जर्नी है इस फैमिली बिजनेस में कब चालू हुई, एंड क्या आप शुरू से ही इसमें काम करना चाहते थे या आपने कुछ और सोचा था एंड देन मतलब कोई सिचुएशन ऐसी हो गई और आपने ज्वाइन कर लिया? सो देयर वाज नो सिचुएशन, कोई सिचुएशन नहीं थी, बट क्या है कि आई थिंक बनिए परिवार में बड़े हुए हैं, तो आई वाज द फर्स्ट किड ऑफ माय जनरेशन। सबसे पहला बेटा मैं था अपने पूरे वंश का। तो उसमें क्या था कि एक शुरू से ही ना एक इट वाज अ गिवन कि फैमिली बिजनेस ही करना है। गॉट इट। तो मतलब मैं बाहर गया पढ़ने, आई वाज इन बर्मिंघम अगेन, पहला था तो सबसे पहले मैं ही गया। तो 3 साल में बाहर था, बट मैं देखता था कि बाहर सब लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, फैमिली वाले भी जॉब्स ढूंढ रहे हैं कि हमें एक्सपोजर चाहिए, हमें एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब हमारे को कभी बोला ही नहीं गया कि जाओ बाहर 2 साल काम करो फिर। हमें तो क्लियर था कि भैया वापस आ जाओ, 3 साल की छुट्टी पे भेजा है, पढ़ लेना जितना मन करे, बट वापस आके अपना काम संभालना। अपने काम पे लग जाओ, साथ में लग जाओ। और शुरू से ही क्या था, एक फैसिनेशन थी, क्योंकि छुट्टियां हो रही हैं तो पापा भी कहते थे कि क्या करेगा घर पे बैठ के, चल ऑफिस चलते हैं थोड़ी देर। तो ठीक है, मस्ती के लिए ऑफिस चले जाते थे। अच्छा, ऑफिस में भी सब ऐसे ट्रीट करते थे कि चलो बॉस का भी टार है, थोड़ा खुश तो रखना ही है। तो इसीलिए ऑफिस जाते थे। राइट। और मेरे को याद है कि जैसे हमारा ना एडवर्टाइजिंग का बहुत काम था, तो क्रिएटिव इंडस्ट्री बहुत छोटी थी उस टाइम पे। तो पापा और क्या करते थे, घर पे ना जो एड्स बन रहे हैं वो घर पे ले आते थे रात को। अच्छा। मतलब उनके ब्रीफ केस में ना वो होते थे। तो हम, मतलब मेरे को बड़ा शौक था कि मैं उनको, उन एड्स को देखूं और उनमें मैं कमियां निकालूं क्या होती थी। अरे वाह। तो इंग्लिश है, हिंदी है, तो मैं कमियां मार्क कर करके उनको दे देता था। तो वो भी खुश होते थे, मेरे को एक खेलने के लिए वो मिल काम मिल जाता गया। था। तो उस तभी से लगा कि हाँ यार, ये काम तो कर सकते हैं, कमियां निकालना तो अच्छा काम है। इंटरेस्टिंग। उस जमाने में मतलब जब आपके दादाजी एंड पापा देखते थे तब पोस्टर पे शायद पेंटिंग होती थी। पेंट होते थे और मतलब सब हाथ से होता था। न्यूज़पेपर प्रिंट भी बहुत ही आर्केइक ज़माने की थी, तो मतलब खुद वो प्रिंटिंग के ब्लॉक्स होते थे, उससे पेपर होता था। तो मतलब उन्होंने तो ऐसा टाइम देखा है कि आज के टाइम में तो हम सोच भी नहीं सकते कि कुछ ऐसा होता होगा। मतलब फ्रॉम दैट टू नाउ प्रीटी मच डिजिटल आप सारा सब संभाल रहे हैं। सब कुछ ही डिजिटल हो गया है जी। और मतलब आज तो कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कंप्यूटर से ही ट्रांसफ़र हो जाता है, क्लाउड पे हो जाता है। मतलब उस टाइम पे तो जब शुरू किया था तो पापा और बताते हैं कि साइकिलों पे जा जाके प्रिंट की डिलीवरी, ऐड के मटेरियल की डिलीवरी, क्योंकि फ़ोन्स भी कहाँ थे, मोबाइल भी नहीं था। ट्रू। मतलब एक लैंडलाइन होता था, वो भी हर जगह नहीं था। तो वो शुरुआत रही है, तो बड़ी स्ट्रगल वाली रही है। We are privileged. So you joined the business in which year? I joined in 2006. Okay. Yeah, my course finished in July 2006. and- Graduation, post graduation. हाँ, graduation खत्म हुई, Right. तो जो 1 अगस्त 2006 I joined। और उसके बाद 2-3 साल के काम करने के बाद मैं SP जैन गया मुंबई। Okay. तो Family वहाँ, business हाँ, course. वहाँ मैंने किया फैमिली मैनेजमेंट बिजनेस कोर्स। Interesting. तो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड आई ओपनर कोर्स फॉर मी। So जब 2006 में आपने ज्वाइन किया जी। तो पापा के पास आप गए होंगे कि ठीक है जी, अब मेरी छुट्टियां खत्म हो गई, अब मैं आ गया हूँ आपके सामने। तो वाज इट लाइक पापा ने पूरा आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड कैलेंडर बना रखा था कि भाई अब तुम 3 महीने इस डिपार्टमेंट में काम करोगे और 6 महीने फिर यहाँ जाओगे और ऐसे ऐसे, या उन्होंने बस एक तरीके से धक्का मार दिया था, बस तो कूद जा आप सारे, देख क्या चल रहा है? तो उस टाइम पे मुझे लगता था भी 2006 पढ़ लिख के आया हूँ, 3 साल की डिग्री लेके आया हूँ,
तो बिठाएंगे ऑफिस में, कुछ अच्छा काम ही देंगे करने को। तो मैंने कहा कि अब क्या करना है, तो उन्होंने कहा एक काम कर, तू गाड़ी ले और गोडाउन पे चला जा। तो हमारा गोडाउन, मतलब आउटडोर में क्या होता है कि गोडाउन में सारा प्रोडक्शन का काम, फैब्रिकेशन का काम वहीं पे होता है। मैंने कहा जी गोडाउन पे मैं क्या करूँगा जाके, वहाँ पे तो लेबर वेबर का काम है, मैं क्या संभालूंगा। तो कुछ नहीं होता, वहाँ जाके बैठ, काम समझ आएगा, फिर ऑफिस में बैठेंगे। तो इट वाज मतलब थोड़ा अननेचुरल फिट था कि अरे इंग्लिश में पढ़ लिख के आ रहा है, बाहर से आपने पढ़ाया है, लेबर से बात कम और कराएंगे। फिर मैं वहाँ पे जाके लेबर से मैं क्या देखूँगा। नेक्स्ट जेन सोच के आती है कि बस कैबिन में बैठेंगे, काम शुरू, पर ऐसा होता नहीं है। जैसा कि आपने सुना कि आलोक ने काम चालू किया डायरेक्ट फ्रॉम फैक्ट्री, क्योंकि उनके फादर साहब ने बोला कि भाई साहब रियल काम वहीं पे हो रहा है। तो इसी सिचुएशन को फैमिली बिजनेस डिक्शनरी में कहते हैं लेगेसी बूट कैंप। बट आई थिंक वो जो शुरुआत रही, वो जो 1.5-2 महीने का या 1 महीने का पीरियड होगा कि वहाँ पे भेज दिया, तो वो बिल्डिंग, ही वॉज बिल्डिंग बेसिक्स फॉर मी, कि तेरे को पता होना चाहिए कि काम कहाँ से शुरू होता है और काम कैसे होता है, ताकि कल को जो काम कर रहा है वो ना गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दे। मतलब हमें तो ये भी नहीं पता, आज भी हम जब किसी को हायर करते हैं तो हमें यही नहीं पता होता कि जो आउटडोर का काम है, जो स्टैटिक होर्डिंग्स लगते हैं, आज उनकी गाड़ियों की नो एंट्री ही 11 बजे खुलती है। तो हमें ये पता ही नहीं होता था, किसको पता होगा। ठीक बात बट है। जब तक हम ऑन ग्राउंड जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं काम कैसे होता है, किस स्पीड पे होता है, तो पता ही नहीं था। तो इसीलिए जब वहाँ गए तो आंखें खुली, अरे अच्छा ये चैलेंजेस आए। फिर उसके बाद जब ऑफिस आके बैठे, फिर धीरे धीरे क्लाइंट से मिलना शुरू किया, एंगेजमेंट किया, तो वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो था वो वहीं से ही बिल्ड होना शुरू हो गया था। Got it. I want to deep dive little more on your business. आपका बिजनेस कैसे रहता है? मतलब जैसे आप गवर्नमेंट से पोल्स के ठेके लेते हैं कि जी हम आपको मंथली इतना पैसा देंगे और आगे उनको बेचते हैं। यस, Is it तो like हम that? लॉन्ग टर्म लीज पे सरकार से लेते हैं जी। जैसे मतलब वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स, 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो हम कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं भारत सरकार या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, और फिर आगे क्लाइंट्स को सब लीज करते हैं। करेक्ट। कुछ एसेट्स इनमें से आपके खुद के ओन भी होते हैं? जैसे तो आपने लीज किया और सब लीज किया, कुछ ऐसे कानून भी रहता है कि आप खुद से अपनी होर्डिंग बना लेते हैं? या वो हम नहीं कर सकते, इसमें फ्री होल्ड लीज होल्ड का चक्कर नहीं है, ये सारा ही सरकार ही लीज देती हो, है। सारा सरकार का है। Got तो जो भी उसका ड्यूरेशन है, टेन्योर है, चाहे 15 साल के भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि 15 साल 25 साल, उसके बाद हमें हैंड ओवर करने ही हैं। Got तो it. वो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। इंटरेस्टिंग। तो अभी जैसे आई थिंक मैंने देखा है कि जो मेट्रोज हैं, मेट्रोज के भी स्टेशन एंड नेमिंग राइट्स एंड ये सब भी होते हैं। मेट्रोज के हो रहे हैं। तो एडवर्टाइजिंग, एक्चुअली आउटडोर एडवर्टाइजिंग अगर कोई थोड़ा भी एनालाइज करे तो पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड कर गई है। पहले उतनी नहीं होती थी। मेट्रो, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि मेट्रो स्टेशंस आज अपने आप में बहुत बड़ा नेमिंग राइट्स या एडवर्टाइजिंग का एवेन्यू बन गया है। उसी तरह रेलवे स्टेशंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सिटीज़ हैं, मतलब लैंडमार्क्स हैं। आउटडोर मीडिया आज के टाइम में सिटीज़ के लिए लैंडमार्क बनता जा रहा है। तो पहले नहीं था। तो उसकी आई थिंक कॉरपोरेशंस भी पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। दे रियलाइज़ कि आउटडोर बहुत बड़ा रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी हो सकता है उनके लिए, तो इसीलिए है। और दूसरी एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, कॉरपोरेशंस ने आउटडोर को ना पब्लिक फैसिलिटी के साथ लिंक करना शुरू कर दिया। नाउ इफ यू पब्लिक टॉयलेट्स एंड पब्लिक टॉयलेट्स हैं, बस शेल्टर्स हैं, डस्टबिन्स हैं, बेंचेस हैं। नाउ दीज ऑल, अब आज सरकार का काम पब्लिक टॉयलेट मेंटेन करना नहीं है या बस शेल्टर मेंटेन करना नहीं है। उसके लिए आपको हम जैसे प्लेयर्स या हमारे जैसे और हैं ग्राफिसाइड्स की तरह, उनको यूज़ करना चाहिए। तो आउटडोर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से ज़्यादा बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट आउटसोर्स करो। इंटरेस्टिंग। एंड फोकस ऑन द मेन थिंग्स। सरकार चलाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, ये सब काम हम जैसों को दो और सरकार चलाओ। प्लस उन्होंने जितने जहाँ उनका पैसा लग रहा था वहां से पैसा उनका आ रहा है और टेंशन जीरो हो रही वो है। सेविंग है। Exactly. अगर आप मतलब कोई फाइनेंस का अंधा उसको देखेगा तो उतना पैसा बच रहा है, उसी पैसे को आप और जगह लगा सकते हो। और जो फैसिलिटी क्रिएशन है, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस हमारी, और हम साथ में एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू भी दे रहे हैं। Got it. तो Makes विन-विन sense. सिचुएशन। So
आउटडोर वर्सेस से डिजिटल। या तो जब आप 2009 में 6 में ज्वाइन कर लिए थे, उसके बाद 9 में यू वेंट टू एसपी। आई वेंट टू एसपी जैन I want to 2009. know a little more about SP Jain because मैंने अभी कोई फैमिली बिजनेस कोर्स नहीं किया है ऐसा। What was that 2 years that SP Jain business school taught you जो कि शायद आपको पहले नहीं पता था, जबकि आप बाहर से पढ़ के आए हो, 3 साल आप फैमिली बिजनेस में काम भी कर चुके हो, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि वो बहुत अच्छा था आपके लिए। Amazing. ऐसा क्या सिखाया? अमेजिंग, आई थिंक एसपी जैन वाज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज, और मैंने इतने लोगों को सजेस्ट भी किया है जो फैमिली बिजनेस में आते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है मोहित, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, जो फैमिली बिजनेस का सेकंड जन या थर्ड जन है ना, उनको एमबीए की डिग्री नहीं चाहिए। मतलब हमें कोई जॉब के लिए अप्लाई तो करना नहीं है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, अपने फैमिली बिजनेस में सीमलेसली इंटीग्रेट होना। एक जनरेशन गैप ना हमेशा रहेगा, मतलब हमारे फादर के साथ हमारा रहेगा, हमारे बच्चों के साथ भी हमारा रहेगा, जिसको हम दूर नहीं कर सकते। तो ऐसे कोर्सेज जो फैमिली बिजनेस पे फोकस्ड हैं, ये क्या करते हैं, ये हमें ना एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करते थे। तो उस टाइम पे जैसे पापा भी 4-6 महीने में एक बार बुलाया जाता था वहाँ पे, कि हमारी मेंटरिंग, हमारी ट्रेनिंग कैसे हो रही है वो उनको बताया जाता था। और मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि मान लीजिए आपके फादर के साथ 20-25 साल से लोग काम कर रहे हैं, अब वो उनके साथ उनके लॉयलिस्ट बन के काम कर रहे हैं, तो आप डे 1 पे आके उनको ये नहीं कह सकते कि यार Now you mine. हाँ तेरे को तो काम भी नहीं करना आता। राइट। बट क्योंकि नया खून होता है ना, 20 से 25 साल की एक एज ही ऐसी होती है कि खून गर्म होता है, फिर आपको लगता है कि यार क्या पापा आपने किया ही क्या है। मतलब एक बड़ा ही जनरलिस्ट माइंडसेट है कि कुछ किया ही नहीं आपने, सब गलत है ये, हाँ, तो सब कुछ बदल देना चाहिए। आके ही मैं तो ये कर दूंगा, वो तो बुक्स में तो ये पढ़ाया जाता है हमें, आप कर क्या रहे हो। बट एफएमबी ने सिखाया कि भैया जो तुम्हारे पेरेंट्स ने किया, और वो तुम सोच भी नहीं सकते करने का। मतलब दुनिया एक्सेल और पीपीटी में नहीं है, जब ऑन ग्राउंड उतर के देखोगे ना तो पता चलता है। और फिर क्या है कि मतलब देखो क्या होता है, मतलब कंसिडरिंग इंडिया और ओवरऑल बिजनेस फैमिलीज मोर और लेस सारा पेट्रियार्किकल सोसाइटी है जिसमें हम जी रहे हैं। बट वहाँ पे वो बताते थे कि देखो फादर का अपना रोल है बिजनेस में, बट उतना ही इम्पोर्टेंट मदर का रोल है घर को स्टेबल रखने में, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में। तो ये ना इकट्ठे चल रहे हैं, वो ठीक है वो फेज बने हुए हैं, बट जब तक दोनों की ट्यूनिंग सही है ना तब तक सब सही चल रहा है। तो इसलिए आप ये अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते किसी एक को, या ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो बहुत ऐसे ना छोटे छोटे नगेट्स थे जिसके बारे में उन्होंने हमारे माइंड को ट्यून किया कि यू शुड मस्ट रिस्पेक्ट फर्स्ट व्हाट यू हैव। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल, मतलब जो आप वहाँ पे पढ़े होगे, आई एम श्योर केस स्टडीज बहुत सारी बताई होगी, एक कोई इंटरेस्टिंग की केस स्टडी आप मुझे बताएं जो आप वहाँ पे सुने थे और वो आपको दिल को बहुत छुई यार, कि यार वाओ, कि मैं भी घर जाऊँगा और मैं अब घर में ऐसे रहूँगा। बहुत थी। तो जैसे वो 3 साल का जो पीरियड था ना 2006 to 9, तो वो एक तरह से थोड़ा ना वही वाला पीरियड था कि यार यू वर ट्राइंग टू चेंज एंड यू वर कि वो चेंज होना चाहिए, और फिर क्या था कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, कि ये भी करना चाहिए वो भी करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि खाली तो बैठ नहीं सकते ना, तो 10 चीज़ें करनी चाहिए। बट फिर जब हम वहाँ गए फिर कहा कि यार 10 चीज़ें करने से अच्छा जो एक चीज़ अच्छे से आती है उसको और डीप डाइव उसी में करें ना। डाइवर्सिफिकेशन आती है तो उसी पे और फोकस करके उसी को आप एक्सपैंड कर सकते हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइंड सेट चेंज था। फिर जो रिस्पेक्ट डबल हो गई, मतलब नॉट ओनली ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए तो एक रिस्पेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपको रहती है, बट फॉर द स्टाफ विच वाज देयर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, क्या यार इनको भी साथ लेके चलना, ये भी परिवार का ही हिस्सा है। क्योंकि एनी कंपनी कोई भी बनती है तो वो ब्लड स्वेट इक्विटी फैमिली की तो होती है, बट साथ के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे वेंडर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको भी उतनी इक्वली रिस्पेक्ट देनी बहुत ज़रूरी है। ठीक बात। बट हम तो नंबर्स का ही सोचते थे कि सब कुछ एक एक्सेल में कवर कर लो और आगे बढ़ो, कि अच्छा आज थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, किन किन लोगों को बाहर निकाल सकते हैं, कितने कम कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। बट हमारे फादर ने तो कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि उनका तो ये सोचना होता था कि मतलब एक जॉब नहीं है, एक पूरी फैमिली डिपेंडेंट है
इस जॉब पे, उस हमारे ऊपर, ठीक बात तो हम कैसे एक जॉब भी कम कर दें। है। पर ठीक है, वो बेचारा वो काम नहीं कर पा रहा तो उसको रीअलाइन कर देंगे, किसी और काम पे लगा देंगे, कुछ तो कर ही लेगा। बट ऐसे मत करो कि भाई रखा निकाला। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे चेंजेस थे जो उन्होंने समझाए। एंड इट वाज एन 18-week कोर्स, तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया होता था। वेरी गुड। तो 2006 से लेकर 9 तक जब आप काम किए तो आई एम श्योर काफ़ी सारे डिफरेंसेस हुए होंगे आपके। एंड वाज योर ग्रैंडफादर आल्सो एक्टिव? एंड no, my grandfather was not active in the business. उन्होंने तो I think by 80s only उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। एंड ही यूज्ड टू रन अ चैरिटेबल हॉस्पिटल ऑन हिज ओन। गॉट इट, तो वो वहाँ एंगेज रहते थे। गॉट इट। सो इट वाज यू एंड योर फादर काइंड ऑफ वर्किंग इन द सेम बिजनेस? या इन द बिजनेस, सेम बिजनेस। सो जब आप गए तो फिर पापा के साथ कोई ऐसी बातें कि आप कंप्लीटली आप लोगों की कोई डिसीजन मेकिंग में सहमति नहीं बन रही, एंड यू आर वेरी वेरी फर्म ऑन योर पॉइंट, तो आप उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करते थे कि आप अपना बात भी बोल देते थे विदाउट एनी कन्फ्रंटेशन, विदाउट एनी फाइट्स? वो कैसे आप हैंडल करते थे? तो एक्चुअली क्या होता है मोहित, तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमारी, मतलब मैंने शुरू से ही ऑब्जर्व भी की। एक तो हमारे दादाजी को ना एक बहुत अच्छी आदत थी कि जैसे ब्रदर्स आपस में स्प्लिट भी हो गए थे, तो वो क्या करते थे, हर संडे को ना पूरी फैमिली को इकट्ठा बुला लेते थे। अरे वाह। तो ये बहुत मतलब बहुत, और अभी भी हम लोग फॉलो करते हैं। हर संडे अब नहीं हो पाता क्योंकि हम लोग की शादियां हो गई, बच्चे हो गए, तो बट हम हर 15-20 दिन में कोशिश करते हैं कि सारे इकट्ठे बैठें, चाचा, हम, भाई, सब। तो उससे क्या होता था कि जो फ्रिक्शन है ना, वो संडे टू संडे एक तरह से ना नलीफाई हो जाते थे। और मतलब इमेजिन कि 3 भाई, तीनों मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो कैसे ऐसा हो सकता है कि फ्रिक्शन ही ना हो? तो वो तो होना ही है। बट ये मतलब उन लोगों का विजन था कहीं ना कहीं कि आपस में बैठ के, और दादाजी का था कि यार बैठ के ना जो भी है इकट्ठे बैठेंगे, एज अ फैमिली बैठेंगे। तो क्या है कि मदर, चाची, हम लोग, बच्चे सब, एंड वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दैट कि इकट्ठे मिल रहे हैं, चलो अच्छी बात है। हर संडे टू संडे तो हमारा ब्लॉक्ड है, तो हमारी कोई पार्टी वार्टी होती थी, हम कहते भैया संडे हम नहीं आ सकते, किसी और दिन हो तो बुला लियो। तो इसलिए ना वो फ्रिक्शन कभी इसलिए नहीं रहा कि एक रिस्पेक्ट सबके प्रति इतनी ज़्यादा थी कि उसका सवाल ही नहीं होता। हाँ, नॉर्मल चीज़ों में होते थे। अब जैसे 2006 to 9, आई डोंट नो व्हेन यू जॉइंड द बिजनेस, 2009, सो उस टाइम पे इफ़ यू रिमेंबर रियल एस्टेट एक पीक पे था। 2008 पे पीक पे 8 पे था, पीक पे था और 9 पे क्रैश हो गया था। ठीक है, That's when I joined. हाँ, तो लेमन ब्रदर्स, यूएस सब प्राइम क्राइसिस उसी टाइम पे था। तो उस टाइम पे अच्छा ठीक है, हम एक्सेल वाले लोग, तो हमने कहा, पापा को कहा, मेरे को याद है ये इंसिडेंट्स, मैंने कहा कि 2008 में हमारा 70-80% बिजनेस ना रियल एस्टेट का होता था, और थोड़ा बहुत गवर्नमेंट, रिटेल, एसएमई वगैरह था। तो मैंने कहा पापा हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें 100% रियल एस्टेट पे फोकस करके उसको बड़ा करना चाहिए, कि क्या बेकार में सरकार भी पकड़े हुए हैं, रिटेल भी ये सबका कर रहे हो, छोड़ो ना, सर रियल एस्टेट करेंगे, 20-25 क्लाइंट हैं, इन्हीं को अच्छे से केटर करके सारी सर्विस। उन्होंने सुना, ठीक है, वो कहते ठीक है चलने दे, जैसा चल रहा है चलने दे, तेरा क्या लग रहा है, 5 लोग अलग से लगे हुए उसमें। ठीक बात है। तो मुझे लगा पता नहीं क्यों इनको समझ ही नहीं आती ये चीज़। अच्छा, विदिन 6-8 months, 9 months मैक्स, सब क्रैश, The burst happened. the burst happened. Real estate went through its one of the worst phases. We were severely impacted क्योंकि इतना मेजर सारे स्टेक्स clients. थे रियल एस्टेट पे। एंड देन उनके कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि देख मैंने कहा था ना। बट इट वाज एन अंडरस्टैंडिंग कि यार बच अगर गए। उन्होंने कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा ना। तो इसलिए बहुत बार ऐसे इश्यूज हुए, और उन्होंने कुछ मतलब जब उल्टा भी हुआ ना, तो कभी ये भी नहीं कहा कि देख मैंने कहा था ना, इसलिए मत बंद करो। तो सुन लेते थे, सुन के चैप्टर क्लोज कर देते थे और आगे। Do you have siblings as well in the business? So not in the business, but I have a brother and a sister. So they are doing something else. They're doing something else. Interesting. So how's your relationship with uncle? Is it like, is he like a very taskmaster or is he soft spoken? नहीं, he's very soft spoken. और टास्क मास्टर वाला तो उनका एक्चुअली शुरू से ही नहीं रहा। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब मेरे तो कभी कभी उनको मैं बोलता हूँ कि आप इतने सॉफ्ट स्पोकन मतलब स्टाफ के साथ मत रहा करो, हमारे साथ तो ठीक है, चलो आप हो, बहुत अच्छी बात है, बट इतने ज़्यादा हैं
और उनकी यही खासियत है कि अगर उन्होंने गलती से भी कभी आंखें भी बड़ी कर दी ना तो सामने वाला अपने आप समझ जाता है कि भैया इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये अब अति हो गई है। तो इसलिए ऑन द रिलेशनशिप सी लाइक माय फादर ऑब्वियसली ही इज़ बीन अ मेंटोर टू मी थ्रू आउट दिस जर्नी। और कभी भी मुझे लगता था कि यार ये मैं ना, जब भी मैं एक कॉन्फ्लिक्ट में होता हूँ, एक माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि यार ये कहाँ करूँ, क्या करूँ, ये करूँ या वो करूँ, तो मैं फिर उनसे पूछता था कि यार बताओ आप क्या, आपका क्या ओपिनियन है। तो उन्होंने कभी भी मतलब अपना ओपिनियन भी थोपने की कोशिश नहीं की, अपना पर्सपेक्टिव भी नहीं कहा। उन्होंने कहा यार मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बाकी तू देख लियो, यू टेक योर कॉल। हाँ यू टेक योर कॉल, विच इज़ फाइन। 6 to 9 तो you must be like a trainee and kind of understanding everything. या आई वाज अ ट्रेनी, बट थोड़ा क्या है कि आई थिंक कहीं ना कहीं एक एंटरप्राइजिंग नेचर थी, एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट थी। तो इसलिए मैं ना मतलब हो सकता है गलत डिसीजंस भी बहुत लिए, बट मैं डिसीजंस ले लेता था। तो पापा ने उतनी पावर दी थी कि तुम डिसीजन ले लो? नहीं उतनी नहीं थी, बट ले ली थी। वो था कि मैं कर आया। फॉर एग्जाम्पल कैन यू गिव मी अ सिचुएशन कि अब जैसे क्लाइंट्स वगैरह के गए, या फिर मतलब मैं बॉम्बे चला जाता था उठ के कि मैं ये 4 मीटिंग्स हैं, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ और मैं करके आ रहा हूँ। ठीक है, मतलब जाके कराओ जो करना है, जो मतलब वो पूरी खुली छूट थी। अरे वाह यार, कि कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं था। और गलतियां भी हुई, बहुत गलतियां हुई हैं, मतलब लॉस मेकिंग डिसीजन भी बहुत रहे हैं बिजनेस में, बट कभी ऐसा कुछ नहीं था। He never stopped you. हाँ, उन्होंने कभी ना रोका नहीं। जब बहुत ज़्यादा कभी अति हो गई होगी तो शायद कहा होगा, बट अब तो मेरे को याद भी नहीं है कि, बिकॉज आई थिंक उन्होंने भी ना वो उस फेज से गुजरे हैं। मतलब आज आई थिंक अभी उनको 48 इयर्स अगर अपनी जर्नी में हो गए। 48 years he's been working. हाँ, और आज भी उनका पैशन और हार्डवर्क मुझसे ज़्यादा है। वाओ, मतलब आई डोंट नो यार, क्या ब्रीड थी वैसे उस टाइम की ना। अलग है, वो अलग ही ब्रीड थी। क्रेजी, दे जस्ट लव वर्क, दे सुपर पैशनेट अबाउट वर्क, ऑलवेज सुपर पैशनेट। और छुट्टी का गेम ही नहीं है उनकी जिंदगी में। संडे नाम की, छुट्टी नाम की, ट्रैवल नाम का, कि हम चिल कराते हैं, कोई वर्ड ही नहीं है। कुछ नहीं। तो अभी कोविड हुआ, कोविड में सबसे बड़ा स्ट्रेस ही क्या था, जैसे हमारी जनरेशन को आदत है हम तो कहीं भी बैठ के काम कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, बट मम्मी पापा का था कि यार हम घर पे बैठ कैसे सकते हैं, हम बैठ ही नहीं सकते। तो चलो थैंकफुली घर के साथ ही पार्क है, जंगल है, तो सुबह सुबह वॉक करने निकल जाते थे, फिर किसी ना किसी तरह अपने आप को एंगेज करते थे, बट वो खाली बैठ ही नहीं सकते। और मतलब मेरे को ये लगता है कि जिस समय पे उन लोगों ने काम किया ना, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। Got it. और उन्होंने ग्राउंड्स अप बिल्ड किया। Absolutely. मतलब हम तो 2nd 3rd फ्लोर बना रहे हैं, उन्होंने तो फाउंडेशन डाली, फिर उसके ऊपर बनाया। तो वो जो हार्ड वर्क उनकी जनरेशन ने किया है ना, वो मेरे को नहीं लगता हम मैच कर सकते हैं। That is true. भाई क्यों नहीं है? छोटा भाई, why did he decide not to join the family business and to carve out his own way? तो छोटा भाई मतलब he started with us, he wanted to he did some social media वगैरह हमारे लिए मैनेज करता था पहले, but then we started another vertical which was into waste management. Okay. तो वेस्ट मैनेजमेंट में उसने काम किया। फिर हम मशीन्स बनाते हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट टू कंपोस्ट कन्वर्ट करती हैं। तो इवेंचुअली ही थॉट दैट उसमें अच्छा स्कोप है, तो ही took his own path. फिर आगे वो अपने हिसाब से कर रहा है। So basically he is into family business, it's just that a different vertical. हाँ, वो अलग से ही काम कर रहा है अब अपने हिसाब से। अरे वाह, तो वो जैसा कर रहा है खुश है उसमें। चलो, that's very nice. Going forward, आप 2009 में 2 साल आपने ये कर लिया, ये फैमिली बिजनेस कोर्स। ये आई थिंक महीने में 1 हफ्ते के लिए महीने में 1 हफ्ते जाना होता है। So you होता है। working as well and you work, so that's the beauty ना, कि 1 हफ्ता ज्ञान ले लो, 3 हफ्ता इम्प्लीमेंट करो, Right. और फिर वापस ज्ञान लेने चले जाओ। Interesting, very interesting. Not bad. ये 36 में जा सकते हैं? So Mohit, you will be surprised to know हमारे बैच में 50 साल के भी लोग थे Oh, wow, उस टाइम पे। Wow. और SP जैन का एक जो बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि मतलब इमेजिन 125-130 पीपल। अभी हमारी 15 साल की रियूनियन हुई थी, वी वेंट फॉर दैट। मतलब टॉप 70-80 सिटीज़ में आपका एक दोस्त है। अरे वाह। क्योंकि स्कूल कॉलेज की जो दोस्ती होती है ना, वो मतलब हाँ, वो ऐसी होती है कि यार There is no give and take. हाँ, आपने फ़ोन उठा के कर दिया कि मैं ना आ रहा हूँ,
बात तो खत्म। बस बात खत्म हो पूछना गई। नहीं है। तो वो उसके थे अच्छा आ रहा है बता क्या करना है, कहाँ चलना है, होटल चाहिए या घर पे रुक रहा है, मतलब तो वो सोचना ही नहीं था। वेरी तो एक ये एडेड बेनिफिट ये था कि आज आपके 70-75 सिटीज में यू आर अ कॉल अवे, मतलब आपको कुछ भी काम है एंड प्लस तो वो लोग खड़ा भी आप ही की जर्नी में जा रहे हैं, देयर आल्सो नेक्स्ट जेन्स ना, सेम नेक्स्ट जेन है, सेम उनके प्रॉब्लम हो रही चैलेंजेस होंगी। सेम है। हाँ। तो वो एक एडेड साइड बेनिफिट था उसका। अरे वाह, अरे वाह। सो 2009-10 यू डन विद योर कोर्स। उसके बाद कब ऐसा था कि आपने और वर्टिकल चालू करे अपने एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि पहले आप आउटडोर में थे, देन यू स्टार्टेड विद डिजिटल, Yes, देन रिसेंटली आई हर्ड यू स्टार्टेड विद इवेंट्स आल्सो। Yeah, सो we do व्हाट a lot मेड of यू it. स्टार्ट ऑल द वर्टिकल्स? सो आई थिंक जो नीड क्लाइंट्स की तरफ से आई ना, वहाँ से हमने उस चीज़ें pick नीड करी। को, उस पेन को पकड़ा और हमने बैकवर्ड वर्किंग शुरू कर दी। ओके। सो आई थिंक बाय 2011 हमारे वी हैड अ डिसेंट क्लाइंट बेस ऑफ 100-150 क्लाइंट्स जिनके साथ हम रेगुलर काम करते थे। और उस टाइम तक ना इवेंट्स बहुत बड़ा काम नहीं था, डिजिटल भी नया नया आया था, क्रिएटिव कंटेंट भी उतना नहीं था, बड़ा प्लेन वनीला एडवर्टाइजिंग चलती थी। तो धीरे धीरे ना ये सब एक्सप्लोड होना शुरू हुआ। और फिर क्या हुआ, 14 में आई रिमेम्बर मोदी जी गुजरात से उठ के सेंटर में आ गए। तो एंड मिस्टर मोदी बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे गुजरात में भी उनका वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है, कच्छ का फेस्टिवल हो रहा है, तो उनको ना इवेंट से एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता था। तो फिर क्या हुआ कि हमने लास्ट 10-12 इयर्स में देखा कि ना इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया कि इवेंट मैनेजमेंट को सीरियसली और प्रोफेशनली लेना शुरू किया लोगों ने। अच्छा हमारे साथ क्या है शुरू से ही, और हमारे फादर का भी यही है कि यार अगर करना है ना तो ढंग से करो, वरना मत करो। मेक सेंस, नाम इन्वॉल्व है आपका। हाँ, तो क्या होता है कि नाम है और फिर क्या है कि उसके ऊपर ना धब्बा नहीं लगना चाहिए किसी भी तरह से कि कुछ गलत हो। हाँ, तो इसलिए मत करो। अगर फुल फ्लेजेड नहीं कर सकते, बट अगर करना है ना तो प्रॉफिट लॉस ना देख के पूरी तरह से करो। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी अपने ही बिजनेस में डाइवर्सिफाई करने की, कि भाई मीडिया का काम कर रहे हैं, इवेंट्स तो और लो हैंगिंग फ्रूट है, डिजिटल लो हैंगिंग है, क्रिएटिव लो हैंगिंग फ्रूट है। तो फिर हम उस बिजनेस में धीरे धीरे घुसने शुरू किए और वो अपनी अलग अलग टीम्स बनाई और उन टीम्स को इंडिपेंडेंटली हैंडल करने को दिया कि भाई तुम लोग को करना है, हम लोग पीछे खड़े हैं, कहीं भी कोई चैलेंज आ रहा है तो तुम्हारे पीछे खड़े हैं। बट वो इंडिपेंडेंटली ग्राफिक्स एड्स के बैनर पे ही सारे काम होते हैं। इंटरेस्टिंग। एक और डेवलपमेंट जो बहुत अच्छी हुई उसी टाइम 2009-10 में ड्यूरिंग एसपी जैन, तो दिल्ली वाज ओपनिंग अप, दिल्ली में ना कॉमनवेल्थ गेम्स से 2010 में, एंड स्ट्रीट फर्नीचर का प्रोजेक्ट हो रहा था। एक स्ट्रीट फर्नीचर क्या होता है कि जैसे मैंने बताया ना पब्लिक यूटिलिटीज़ और ये सब बनाना होता है, तो कॉमनवेल्थ में एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आपको स्ट्रीट फर्नीचर बनाना है। अच्छा, हिंदुस्तान में, इंडिया में उस टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी ना अनहर्ड थी, क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो चलता आया था कि गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लो और आगे सेल करो, मतलब कौन बनाएगा, उसको मेंटेन करेगा। तो ये बहुत फनी इंसिडेंट है, मेरे को याद है ये 15 साल का वो प्रोजेक्ट था। अच्छा, 15 साल का प्रोजेक्ट का मतलब उस टाइम पे उसमें ना 10 से 15 करोड़ रुपए लगने थे इन 2009, जो कि आज के अगर हम इन्फ्लेशन के साथ जोड़ें 40-50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। तो मैं खुराफाती था थोड़ा, बाय डिफ़ॉल्ट गर्म खून है, होता ही है। तो मैं गया पापा के पास कि ये ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है, क्या करना चाहिए। वो कहते छोड़ना बेकार है, तो उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। ये सब नहीं, अपने को नहीं सूट करता, टेंडर लेंगे आगे बेचेंगे, कहाँ इन चक्करों में पड़ेंगे। फिर मैंने 1-2 बार फिर कहा कोशिश कि देख लो ठीक लग रहा है और इसमें ना ज़्यादा कंपटीशन नहीं लग रहा, या तो किसी को समझ नहीं आई ये चीज़ या क्या है, चल ठीक है देख लेंगे। तो फिर उन्होंने बात की होगी अपने सर्कल में, 2-4 गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात की होगी, एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी ये कहना था कि यार ये ना तुम मत करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, तो कहता ग्राफिक्स है वो ये कर पाएगा क्या, मतलब मुझे याद है ये वर्ड से। तो वो शायद पापा को कहीं ना कहीं लग गई चुप होगी, गए शायद, आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि फिर उसके बाद उनका था कि यार बेट पिच करते हैं, देखी जाएगी क्या होगा। तो देन वी कोलैबोरेटेड विद समवन जो कि अच्छे से उसको प्रेजेंट कर दे, अच्छे से कर दे, और बाई चांस वो हमें मिल गया।
हमें पता नहीं है क्या होता है वो, हमें मिल गया, हमें तो ऐड बेचना आता है, हमें टॉयलेट्स बनाना है, डस्टबिन बनाना थोड़ा ना आता था। अब मिल गया तो उसके लिए फंड्स इकट्ठे करने हैं, फिर उसके लिए पूरा तामझाम करना है, गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करना है। बट थैंकफुली, और उसमें भी मतलब माय फादर वाज मच अहेड देन मी ऑन दैट प्रोजेक्ट आल्सो। तो वो चाइना गए, चाइना से सामान वगैरह देखा, 4-6 ट्रिप्स मारी, सब समझा, फिर जाके लेके आए। एंड आई थिंक दैट प्रोजेक्ट चेंज्ड द ट्रेजेक्टरी ऑफ आवर कंपनी समवेयर। अरे वाह। तो वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हमें मिला। एंड दैट वाज अराउंड 2009-10, जबकि सोचो मार्केट उस टाइम पे थोड़ी ढीली रही होगी, और फिर हम लोग उस टाइम पे कर रहे होंगे। तो इन हाइंडसाइट यू सी ना कि यार ये चीज़ें हम करके आ गए और आके खड़े हैं। क्या बात है। और उसी में एक और बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई कि 2015 में there was one company which was willing to sell its project. इस प्रोजेक्ट ऐसे ही स्ट्रीट फर्नीचर का प्रोजेक्ट ना वो बेचना चाह रही थी। ओके। और हम लोगों ने एक नाम बना लिया था कि यार तुम लोग अच्छे से कर लेते हो, तुम्हें ये काम आता है, क्वालिटी मेंटेन करते हो, ऐड भी ले आते हो, तो तुम देख लो, तुम्हें चाहिए तो ले लो। तो थैंकफुली इट वाज ओन्ड बाय वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप्स इन इंडिया एंड we got that project also. We acquired that project. Did it do well for you? Yeah, it was an amazing project. Amazing. ठीक है, कैश फ्लो इश्यूज थे उस टाइम पे, बट बाद में मस्त बात हुई और ले लिया। क्या बात है यार, मतलब 2009 में आप आउट ऑफ, मतलब अंकल ने जो डस्टबिन में डाल दिया था, that actually proved out to be one of the turning point for your company. It was a turning point and मतलब वी स्टिल रिमेंबर कि यार ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब और फिर इसमें कभी कभी लगता है कि कोई ना कोई एक डिवाइन फोर्स है जो आपके लिए काम कर रही है। मतलब हमें क्या लेना देना उसको। होता तो हमेशा ये डिवाइन फोर्स का गेम है। शुक्र है उस ब्यूरोक्रेट का जिसने अंकल को छेड़ा। हाँ, जिसने उंगली की कि भैया आपसे नहीं हो पाएगा। फिर मैंने देखा कि कभी कभार ना वो उंगली बड़ी काम करती है। तो मेरे साथ भी होता है जब, और ये ह्यूमन, आई थिंक ये ह्यूमन नेचर है। ट्रू। कि जब आपको कोई कहता है ना कि यार इसको रहने दे, फिर लगता है कि यार इस पे तो ना मेरे को डबल मेहनत करनी है और ये तो करना है। वाह, इंटरेस्टिंग। तो वो हो गया। तो फिर उसी हिसाब से ना, जैसे क्लाइंट्स के पेन पॉइंट्स थे, इवेंट मैनेजमेंट था, डिजिटल था, तो हमने हमेशा बस अपने क्लाइंट्स की सुनी, जो उन्होंने जैसे जैसे कहा हम करते गए। तो उससे हमारा यूनिवर्स, क्लाइंट्स का यूनिवर्स भी एक्सपैंड हो गया। टुडे वी वर्क विद अराउंड 450-500 क्लाइंट्स and this is across industries, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSUs, रियल एस्टेट, retail, SME. Amazing. मतलब anybody who wants to put an outdoor anybody or digital who wants to event, do anything related with marketing. Yeah, related to your marketing, company does that. We do. We buying ads in newspapers, radio spots. Everything we do for them. और जिसको जैसा solution चाहिए, you guys वैसा customized solution है। And obviously hard working teams हैं जो पीछे से पूरी तरह, पीछे से क्या मतलब, आगे से तो वहीं लगी हैं, हम पीछे हैं जो उन क्लाइंट्स को सर्व करती हैं और बहुत अच्छे से करती हैं। इंटरेस्टिंग है। Recently your company got listed. Yeah, we got listed. I want to know a little more about that. That what made you think कि एक मार्केटिंग वाली कंपनी इसको लिस्ट किया जाए? You are one of the first few who got listed in your space. So what made you think कि चलो यार लिस्ट करते हैं, and what was the success mantra कि इतनी अच्छी लिस्टिंग भी हो गई? So listing was actually my father's idea. मतलब मैं थोड़ा फिर भी ना अभी थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ उनके मुकाबले। मतलब चैट GPT वो मुझसे पहले कर लेते हैं सारा, फेसबुक इंस्टा मुझसे पहले कर लेते हैं। मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप पहले कर लो, फिर मैं आके देख लूँगा। तो लिस्टिंग का भी मतलब वी ट्राइड लिस्टिंग इन आई थिंक 15 years ago। पहले हमने एक बार ड्यू डिलिजेंस वगैरह कराई थी। तो शुरू से उनके दिमाग में शायद था कि यार लिस्टिंग करानी चाहिए। उस टाइम पे नहीं हुआ। तो देन अगेन पोस्ट कोविड देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी इन 2022 कि अब हमारी पोस्ट कोविड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छी है। अ कपल ऑफ कंसल्टेंट्स केम, दे सजेस्टेड कि हाँ आपको अब करनी चाहिए। तो दोबारा दिमाग में आइडिया आ गया कि अच्छा चलो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, कोशिश करते हैं। और जब कोशिश की और लगा कि हाँ बुक्स अच्छी हैं, और मतलब हमारे फादर को ना शुरू से एक अच्छी चीज़ जो मुझे विरासत में मिली है कि वो ना हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। मतलब वो छोटे लालच में कभी नहीं पड़े। तो इसलिए बुक्स हमारी मैक्सिमम केसेस में ना साफ रहती थी। तो वो कभी टेंशन ही नहीं हुई। IPO की अपॉर्चुनिटी एक बहुत अच्छी ये रही कि और क्लीन अप हो गया।
तो उससे ना एकदम और साफ सफाई हो गई और वी बिकेम इन्वेस्टर रेडी इन 18 मंथ्स 15 to 18 मंथ्स का पूरा प्रोसेस था और आईपीओ की लिस्टिंग हुई. वी वर आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट 5 एड इंडस्ट्री में से पहले 5 होंगे हम जो लिस्ट किए होंगे जी. और हमारे बाद ही हम देख रहे हैं कम से कम 15-20 लोग और Line up ऐसे पे आ हैं. चुके हैं जो लिस्ट कर रहे हैं. But I think And what about your uncles, your chachas? Are their companies also listed or no, they are not listed as of now. they must be thinking now? नहीं, उनका प्लान है, मतलब उनकी 1-2 एंटिटीज हैं जो लिस्टेड हैं, बट अब है कि और कंसोलिडेट करके और स्केल करना चाहिए, लिस्ट करना चाहिए. तो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. मैं बल्कि 2-3 दिन पहले की बात है, मैं सज्जन जिंदल जी जो JSW वाले हैं उनकी एक रील देख रहा था. तो उनकी अभी एक कंपनी लिस्ट हुई है JSW सीमेंट. तो उसमें वो अपनी स्टोरी वो शेयर कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने फादर को कन्विंस किया कि हमें लिस्ट करना चाहिए. तभी फादर ने कहा छोड़ना, तो क्यों इन चक्करों में पड़ रहा है, तो तू अपने भाइयों को अगर कन्विंस कर लेगा तो ठीक है. तो कहते हाँ उन्होंने किया एंड देन दे गॉट लिस्टेड एंड इट वाज लाइक 30-35 years ago when they started and today everything they do, I mean they touch and it's a Midas touch so to say. उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ ये बोली कि लिस्टिंग इज लाइक राइडिंग अ टाइगर. एक बार आप लिस्ट कर गए ना, आप उस टाइगर से उतर नहीं सकते. True that. उस टाइगर को आपको कुछ ना कुछ खिलाते रहना पड़ेगा. तो इन हाइंडसाइट वी आल्सो रियलाइज कि लिस्टिंग की जो अपॉर्चुनिटी थी वो उस टाइम पे ग्रैब करनी तो बहुत अच्छी है. बट अब ये है कि हम एक टाइगर पे या हम एक ट्रेडमिल पे चढ़ चुके हैं भागते कि रहना. हमें भागते ही रहना है. एंड इन हाइंडसाइट आई बिलीव दिस इज वेरी गुड फॉर अस. कि एक ना पहले ना कंफर्ट जोन था, अब है कि यार किस चीज़ का कंफर्ट जोन. अगर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर हम 3 साल में लेट्स से 50 करोड़ का प्रॉफिट कर सकते हैं या 100 करोड़ का 6 साल में कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए. माइट एज वेल डू इट. Absolutely. तो इसीलिए वो एक ना विजन It gives you motivation basically to keep working. वो एक किक है Got it. कि यार आज तो कुछ है ही नहीं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हाँ. अभी तो बहुत कुछ करना है. Interesting. एंड होपफुली ड्यूरिंग द जर्नी हम बहुत लोगों को शायद मोटिवेट भी कर पाएँ इस चीज़ के लिए कि यार हमने किया, आप लोग भी करो. मेरे को तो मतलब अभी भी बहुत लोग पूछते हैं कि यार आप लोगों ने लिस्टिंग कर ली, शेयर प्राइस ये हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, आपको फ़र्क नहीं पड़ता. कहता हूँ आप उसको रोज़ देखोगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा. आप अपने बिजनेस को देख लोगे तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा. ठीक बात है. और अगर आपको 20-25 साल की गेम खेलनी है ना, तो आपको लिस्ट करना चाहिए. मतलब देयर इज नो लुकिंग बैक आफ्टर लिस्टिंग. Got it. तो वो पिवटिंग हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी. बट करना चाहिए. इंडियन जीडीपी कैसे बढ़ेगी, नंबर 1 पे कैसे पहुंचेगी अगर लिस्टिंग ना हो तो. भाई ऐसी जनरली क्या होता है, जब कंपनीज ठीक चल रही होती है, रिश्ते परिवार में ठीक होते हैं, रिश्तों का टेस्ट, रियल टेस्ट तब होता है जब कंपनी ठीक नहीं चल रही होती है. एवरीवन's blaming each other. So I'm sure like your company's also gone through ups and downs to reach where it has reached now. कोई मेरे को एक ऐसा इंसिडेंट बताएं जब कंपनी ठीक नहीं चल रही है एंड स्टिल यू मैनेज योर रिलेशनशिप विद योर फादर लाइक रियली गुड, या उस वक्त कुछ इश्यूज हुए, व्हाट हैपेंड देन? कंपनी ठीक नहीं चल रही, ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं. क्योंकि हम एक ऐसे बिजनेस में एडवर्टाइजिंग जो ना एक अगर मैं किसी क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो जैसे ही थोड़ी मार्केट ख़राब होती है तो सबसे पहला बजट जो कटता है वो होता है एडवर्टाइजिंग. जिसकी पेमेंट डिले करनी होती है तो सबसे पहली जो लाइन आइटम होती है वो होती है एडवर्टाइजिंग. तो इसलिए हमारा बिजनेस ना बड़ा सेंसिटिव है. अब जैसे ट्रम्प भाई साहब का टैरिफ का चल रहा है, तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आ गया क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई. आप मानेंगे नहीं, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी का अभी अनाउंस हुआ कि जीएसटी कम हो रहा है, तो उसका एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आ गया. क्या बात कर रहे हो? ये जो सेल्स है वो सेल्स स्टैग्नेट होनी शुरू हो गई क्योंकि कंज्यूमर वेट कर रहा है कि अरे जीएसटी कम हो जाएगा और आइटम्स की रेट गिरेंगे तो मैं तब लूंगा. तो ये जो एक लल आ गया, तो क्या हुआ, मतलब मेरे बिजनेस में आने के बाद मैंने कम से कम 3 साइकिल्स ऐसी देख ली. हमारे फादर ने 97 में ये ऑब्जर्व किया था. 97 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में होर्डिंग्स बैन कर दिए थे. अच्छा. अब सोचो आप, रातों रात हमारा धंधा 100% इसी पे एडवर्टाइजिंग. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अभी वो गेमिंग ऑनलाइन जो बंद कर दिया हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया ये होर्डिंग्स बैन कर दो. तो अब अगले दिन जब आप ऑफिस जाओ तो आप स्टाफ को क्या बोलोगे कि भाई साहब
काम ही नहीं है, क्या करें। तो वो उन्होंने उस टाइम पे झेला होगा। 2008 में सब प्राइम क्राइसिस, वी वर इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि भाई पैसे नहीं आ रहा, क्या करें, कंपनी बंद करें, बेच दें। मतलब ऐसा लगता था यार क्यों हम काम ही क्यों कर रहे हैं, बेच बाज के ख़त्म करते हैं, जो रियल एस्टेट आएगा उस बिकेगा, पैसा कहीं और लगाएंगे, बना लेंगे। फिर 2016 आई रिमेंबर, डिमोनेटाइजेशन, मार्केट गॉट स्टक, 2-3 महीने के लिए मार्केट बैठ गई एकदम। और स्टेक्स इतने हाई हैं कि आप 1-2 महीने भी वेट नहीं कर सकते हो। मतलब रोटेशन चर्निंग कैसे आप करोगे। मतलब सी इकोनॉमी को शॉक्स इतने तगड़े मिले ना, रेरा आया पहले, फिर डिमोनेटाइजेशन आया, फिर जीएसटी आया। मतलब आई थिंक विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स ये 3-4 शॉक्स बैक टू बैक थे। इन हाइंडसाइट अब ये बहुत अच्छे लगते हैं कि यार इकोनॉमी को ना फॉर्मलाइज कर दिया, बट उस टाइम के लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता था। ठीक बात है। मतलब पापा के साथ बैठ के बिजनेस के बारे में डिस्कस करना, और बार बार हम ये सोचते हैं कि यार अगले महीने का कैसे करेंगे, मतलब क्या करें, हम अपने खर्चे कम करें, हम अपने ओवरहेड्स कम करें, या अपना जो रियल एस्टेट है इसको बेच बाच के कहीं और रह लेते हैं कि ठीक है चलो, अच्छा ये हो जाएगा। तो ये तब नौबत भी आ गई थी, मतलब घर बेचने की बात। हाँ, ये भी पोजीशन हो जाती थी। और फिर कोविड आया 2020 में। मतलब कोविड में जो कंपनी जिसका काम आउटडोर है, जिसको पैसा उस चीज़ का मिलता है कि आउटडोर होर्डिंग्स उसके लोग देख रहे हैं, उसका क्लाइंट वहाँ पे डिस्प्लेड है और उसकी कंपनी चल रही है, तो आपको कर ही नहीं सकते कुछ 3-4 महीने। इट वाज मैसिवली डिस्टर्प्टेड। तो उस टाइम पे कैसे पॉजिटिवनेस मेंटेन करके रखें, कैसे हम अपने स्टाफ को बोलें कि भाई साहब हम कैसे आपको सैलरीज देंगे। तो वो एक इतना डिफ़िकल्ट फेज़ था। और क्या होता है कि आप बाकी सारे शॉक्स झेल सकते हो, आज कोविड के सामने हमें ये रेरा डिमोनेटाइजेशन बहुत ढीले लगते हैं कि यार वो तो कुछ भी नहीं था। कोविड में मतलब पापा का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा कि 3 महीने 6 महीने के लिए कंपनी बंद हो गई। मेरा तो दूर दूर तक कुछ नहीं था। तो इसीलिए बहुत बार ऐसी हुई कि जैसे ऑफिस में तो हमारा दोनों का स्केड्यूल मोटा मोटा अलग रहता है कि वो अपने कामों में बिजी रहते हैं, मैं अपने कामों में बिजी रहता हूँ, तो हमें घर पे टाइम मिलता है बात करने का, आधे पौने घंटे बैठ गए बात। तो ऐसा लगता था कि यार अलग ही बैठते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा इकट्ठा बैठना शुरू हो गए ना तो फिर पता चलेगा हम कंपनी बंद करने के उस पर आ गए और चैप्टर क्लोज करते हैं, दिखी जाएगी कुछ और। या फिर एक कॉल ले लेंगे कि चलो ये एसेट को बेचो और जो आ रहा है आगे कुछ नया शुरू करेंगे। तो ये होता था। बट फिर जब बैठने लगे, बीच बीच में कभी कभार बैठे तो कोई नई अपॉर्चुनिटी आ जाती थी। अपॉर्चुनिटी आई, अब क्या होता है जब व्हेन यू आर इन योर वर्स्ट टाइम, जैसे कोविड हमारे लिए सबसे खराब पीरियड, तो फिर आपको जब एक वो होता है ना, डूबते को तिनका का सहारा भी काफ़ी होता है। तो फिर हमें लगता था कि यार अब ये छोटे छोटे काम करके भी ना एक बार को रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर खाली बैठते थे तो सबकी ट्रेनिंग कर ली, स्टाफ की ट्रेनिंग कर ली, स्टाफ को और एनर्जाइज किया कि भाई देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। और उस टाइम पे 2-4 गवर्नमेंट के टेंडर्स हमें ऐसे मिल गए कि उन्होंने अगले 3-4 महीने 6 महीने तक हमें सस्टेन करने के लिए एक बूस्टर डोज दे दिया। अरे वाह। और इसीलिए मैं मतलब हम लोग बार बार यही सोचते हैं, और मैं मतलब अपने फादर के लिए भी हमेशा ये सोचता हूँ कि यार इनके ऊपर ना कोई किसी ना किसी का हाथ है कि जब भी ये बंदा परेशानी में होता है ना तो वो आके निकाल लेता है। क्या बात है। पर मैं उनको ये कहता हूँ कि यार ये ना आप इसका गलत फायदा उठाते हो, ऐसे कि आप जानबूझ के उसमें चले भी जाते हो परेशानी में। मतलब क्या सी हमारी जनरेशन को लगता है ठीक है, जनरेशनल गैप हमेशा रहेगा। उस टाइम पे ना शायद उस टाइम पे उतनी मक्कारी या उतनी फ्रॉड माइंडसेट, उतनी धूर्तता नहीं थी। एब्सोल्युटली। और वो ना विश्वास था। बिल्कुल। सी आज की जो टेंडेंसीज हैं, आज की जो माइंडसेट है, वो ना बड़ी एक क्विक अर्निंग वाली माइंडसेट हो गई है। हर कोई लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से नहीं चलता। तो वो ज़माना ना गांधीयन फिलॉसफी के हिसाब से बहुत अच्छा था कि भैया कोई एक गाल
पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, ये वाला नहीं है वो ज़माना। यहाँ पे तो भगत सिंह का ज़माना आ गया। मतलब मुझे लगता है कि भाई अगर एक गाल पे थप्पड़ पड़ रहा है ना, तो उसको ऐसे मारना पड़ेगा कि साले दोबारा गलती से ना हाथ उठाने की सोचो भी मत। तो टाइम्स हैव चेंज्ड एंड आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वी नीड टू, एवरीवन नीड्स टू चेंज विद टाइम्स। कि बहुत अच्छा है, आप पर्सनली आपकी नेचर बहुत ही अच्छी है, आपका जो लहजा है या आपका जो खुश रहने का एक है कि खुश रहना भी चाहिए इंसान को। बट कहीं ना कहीं आपको ना एक फिल्टर लगाना पड़ेगा। मतलब आप हर एक के साथ सेम व्यवहार नहीं कर सकते। तो नहीं, आप ऐसे कह रहे हैं कि ये आप अंकल के लिए कह रहे हैं हाँ। कि सेम चीज़। हाँ, तो बहुत बार हमारी इस चीज़ को लेकर डिस्कशंस भी होती हैं। ऐसा क्या हुआ, मतलब इस क्वालिटी, जो इक्वालिटी है अंकल की, इससे किसने अंकल का इतना फायदा उठा लिया जिससे कंपनी को नुकसान हुआ? बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। और आपको दिखता था सामने सामने कि यार हाँ, फायदा उठा रहे हैं, और हाँ, वो पता चलता है, उठ रहा है, हंसते हंसते उठा रहे हैं। वो हंसते हंसते फायदा भी उठा रहे हैं। और मतलब सी वो लोग, दिस वाज योर मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस विद योर फादर, हैज इट बीन? पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसलिए था ना कि मतलब कोई हमारे साथ बैठ के हमारे से ज़्यादा मतलब फ़ायदा उठा के या हमारे से काम करवा के खुद अपना काम करवा के निकल गया, और हम खुश हो गए कि देखो हमने उसकी मदद कर दी। तो अगर वो जो बिहेवियर है वो दोनों तरफ से है, देन इट इज़ गुड। अगर आप ग्रैटिट्यूड मोड में हो और सामने वाला भी उस मोड में है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक बात है कि वो भी आपके प्रति उतना ही वो आदर रखता है, रिस्पेक्ट रखता है कि हाँ मुकेश जी, आज मैं अगर बनाऊँ ना, मैं आपकी वजह से बना। वो बंदा बाहर जाके गालियां दे रहा है आपको, वो तो ये सोच रहा हो मैंने लगा दिया, मामू बना दिया। हाँ, कि यार क्या इनको तो कोई भी कर देगा। अच्छा। और वो मुकेश जी को तो मतलब मेरी वजह से तो उन्होंने इतना काम कर दिया, वो बाहर जाके कोई भी बोलता है। और फिर असलियत तो अपने को पता है ना, अब हमें आदत नहीं है ढिंडोरा पीटने की या बोलने की किसी को भी। तो ऐसे लोग हैं जो गलत फायदा उठाते हैं। इवेंचुअली हम लोग यही सोच के खुश हो जाते हैं कि कर्म का चक्र है, कहीं ना कहीं देख रहा है, झेलेगा। और फैक्चुअली देखा जाए तो मतलब इन हाइंडसाइट मैंने भी अपनी ही छोटी सी जर्नी में ये रियलाइज भी कर लिया कि ये चक्र है, वो चल रहा है। पर थोड़ा जो डिफरेंस ये रहता है कि मेरी नेचर में और उनकी नेचर में, कि मैं डिस्टेंस मेंटेन करके रखता हूँ। मैं सबसे सेम नहीं हो सकता, वो आज भी सबसे एकदम सेम है। क्या बात है। तो ये उनकी खासियत भी है। तो जब ये डाउनसाइड आते हैं तो हाउ इज इट बोथ ऑफ यू, कैसा रिलेशनशिप रहता है? कुछ होते हैं उस वक्त टकरार वकरार, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना? डाउन साइड्स में टकरार नहीं होती हैं। वो इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि तकरार होने के बाद क्या मतलब सोल्यूशन तो आप दोनों के ढूंढना है। को तो बैठ के ही ढूंढना पड़ेगा ना। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने रास्ते चले जाएंगे, मैं अपने रास्ते चले जाएंगे, वो तो थॉट प्रोसेस ही नहीं है। एग्जैक्टली। सो इवेंचुअली जब एक थॉट प्रोसेस ही है जिससे हम बड़े हुए हैं कि भैया जो हम डिस्कशन करेंगे, जो आपने बोल दिया वो फाइनल है। डिस्कशन करेंगे, डिसीजन मेकर आप हो। जो कर दिया वो फाइनल है। अच्छा, आप मेरे ऊपर छोड़ रहे हो तो जो मैंने कर दिया वो फाइनल है। मतलब मैं आपको ये बाद में नहीं बोलूंगा कि आपने ऐसा किया, आप मेरे को ये नहीं बोलोगे कि मैंने ऐसा किया। ठीक बात। तो ये ना मैंने कहीं लाइन बहुत अच्छी पढ़ी थी या किसी ने मेरे को पता नहीं कब बोली थी, और ये हर रिलेशनशिप के लिए एप्लीकेबल है कि आप में ना मतभेद होने चाहिए, मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। तो मतभेद मतलब आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, किसी भी चीज को लेके आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मतभेद का मतलब ये है कि दो लोग हैं और दोनों अगर सेम सोच रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गलत है। मतलब कोई एक उसमें से सोच नहीं रहा। ठीक बात है कि आपका भी वही ओपिनियन है, मेरा भी ओपिनियन है, और 100 चीज़ों के लिए वही ओपिनियन है, तो इसका मतलब मैं सोच ही नहीं रहा। मैं तो आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, जैसे आपने बोल दिया वो फाइनल है। तो वो भी गलत है। बट हमने दोनों ने सोचा, हमने दोनों ने बात की, ठीक है, कुछ चीज़ों पे आपने मेरी बात मान ली, कुछ पे मैंने आपकी बात मान ली। जो डिसीजन होगा देखा जाएगा, रिस्क तो लेना ही है ना। तो इसीलिए वो फिलॉसफी थोड़ी रहती है। और मतलब पीस इसीलिए भी है, और मतलब मेरा भी एक ये शुरू से रहा है कि घर पे अगर पीस है ना, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है
कि जिन फैमिलीज़ में जहाँ पे घर शांत है ना, वहाँ बिजनेस में ना ऑटोमेटिकली बरकत हो ही जाती है। तो इसलिए मतभेद रखो, कोई दिक्कत नहीं, 4 लोग भी एक रूम में बैठ के अपने आप सुलटा सकते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट अगर रूम से बाहर निकल गया और डिसीजन हो चुका, फिर उसके लिए कोई भी ना एप्रीहेंशन नहीं होना चाहिए। सही है गलत है जो भी है ले लिया, देखी जाएगी, कोई दिक्कत Very nice. I have heard that you are investing into startups also. पता नहीं कितनी 20, 25, 30 startups में invest किए. I have a portfolio of around 25 to 30 startups now. Wow, interesting. और very funny incident, जब मैंने शुरू किया था, I think 10 साल हो गए अब तो मैंने पापा को नहीं बताया था कि मैं बहुत, मतलब उस टाइम पे उनको क्या मैं समझाऊंगा कि पापा मैं ना 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए एक ऐसे बंदे को दे रहा हूँ जिसने कभी कोई बिजनेस किया नहीं है, वो पीपीटी लेके मेरे पास आया है और मैं ना उसको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ और मेरे को क्या मिल रहा है, 1% उसकी कंपनी का मिल रहा है। तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी ऐसा ना कभी उनको बताने की। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि वो कहेंगे क्या तू कैसी चीजें करता रहता है, उनको ये पता है कि मेरे को अपने हिसाब से करना है। वो बोल देंगे, टोक देंगे कि देख लियो बस, वो इतना ही कहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए डरते डरते ना वो एक जर्नी शुरू की 8-10 साल पहले, और आई थिंक 3-4 years अगो जब मेरी पहली रिटर्न आई, जब एग्जिट मिला, फिर मैंने उनको बताया देखो पापा मैंने ना इसमें ये पैसे लगाए थे और ये मैंने निकाल दिए और अब मेरा जितना पैसा लगा हुआ है ना वो इससे वापस आ चुका। क्या बात है, मतलब 24 की 24 डूब भी जाएं तो मैंने जो 25 लगाए सारे पैसे आ गए, सारे वापस आ चुके। वाह। उस टाइम पे वो बड़े खुश हुए। क्या बात। उस टाइम पे उनका ये उल्टा था कि अरे इतने कम क्यों लगाए, और लगाने चाहिए थे। इंटरेस्टिंग। एज अ बिजनेसमैन तो उनका हमेशा यही सोचना रहेगा कि भाई जहाँ से रिटर्न आ रही है वहाँ ज्यादा पैसा लगाओ, ऑब्वियसली। बट अब सक्सेस रेट तो हमें पता है ना स्टार्टअप्स का क्या है। करेक्ट है। तो सो व्हाट हैज बीन योर फिलॉसफी व्हाइल इन्वेस्टिंग इनटू स्टार्टअप्स? क्या देखते थे आप, क्या देखते हैं आप अभी भी? मेरी फिलॉसफी मतलब 2-3 चीज़ें हैं। एक तो टीम जो है ना, जो टीम स्टार्टअप की जो टीम है उसमें कितनी आग है अपने प्रोजेक्ट को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने स्टार्टअप को लेके, अडेप्टिव है या नहीं, पिवट कर सकती है या नहीं, क्योंकि मार्केट ना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। तो आप कितना पिवट कर सकते हो उस चेंजिंग मार्केट में। और तीसरा है कि कितना डिसरप्टिव है, क्योंकि अगर स्टार्टअप डिसरप्टिव नहीं है ना, मतलब इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी है तो मत करो। आज के टाइम में इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी को कोई अल्फा रिटर्न क्यों देगा? मतलब आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। इट हैज टू बी डिसरप्टिव इन नेचर। मतलब आप सोचो, आज जो ड्रोन एक कमोडिटी बन चुका है फॉर अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, आज से 10-15 साल पहले वो एक डिसरप्टिव अपॉर्चुनिटी थी। एक ड्रोन ने एक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस कर दिया, कितनी बड़ी डिसरप्शन है। एआई इज रिप्लेसिंग ह्यूमंस, मतलब इट इज स्कैरी एंड इट इज डिसरप्टिव इन नेचर। तो इस कर्व को अगर कोई 10 साल पहले पकड़ के बैठा है और उसने इन्वेस्ट किया है तो उसी को रिटर्न मिलेगी भी। मेक सेंस। तो इसलिए keeping it simple. You've also launched some incubation or something regarding your marketing thing. Let me know more about that. Yeah, so we again it was my idea to do that. Obviously my father backed it, but ठीक है, खर्चा होना था तो होना था। तो हमने we reached out to IIM Lucknow. They have an incubator set up और हमने उनके साथ प्रपोज किया कि हम ना एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग रिलेटेड स्टार्टअप्स को पुश करते हैं और मार्टेक राधा, मार्केटिंग प्लस टेक्नोलॉजी। तो उसमें कुछ स्टार्टअप्स आएंगे तो एक कोहोर्ट बना के उनमें उनको प्रमोट करेंगे। इंटरेस्टिंग। तो वी गॉट अराउंड 150 एप्लीकेशंस इन द फर्स्ट कोहोर्ट। उसमें से 8-10 शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो अभी IIM लखनऊ इज वर्किंग अलॉन्ग विद देम कि कैसे उनको नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग अरेंज की जा सकती है। क्योंकि हमने ये एक ऑब्जर्व किया कि इस इंडस्ट्री में ही स्टार्टअप्स को कोई ना कोई ओवरऑल देखने वाला है नहीं। तो मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी को जब कन्वर्ज करते हैं तो कोई ऐसा ओवरऑल प्लेयर नहीं है जो उस पर फोकस करके बढ़ाना चाहे। Got it. जबकि इंडस्ट्री आज 1 लाख करोड़ के करीब की है तो होने चाहिए। Right. Coming back to your own business, अभी आपके पास इतने सारे verticals है through which we advertise. To choose, which is your favorite medium of advertisement? Print, radio, your favorite outdoor और digital? इन 4 में से आप आज भी किसको चूज करेंगे? क्योंकि I see digital spending of companies are increasing day by day
लाइक ह्यूजली. कितने सारे लोग तो अब न्यूज़पेपर ऐड ही देना बंद कर दिए हैं. तो which one is your favorite, and going forward what is the future for all these 4 different verticals of advertisements? So, see, you can't ask a mother which baby is her favorite. तो मतलब हमारे लिए या किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए जो भी वो बिजनेस कर रहा है ना, उसको सबको इक्वल ही ट्रीट करना पड़ेगा. आउटडोर हमारा पहला प्यार है, क्योंकि वो हमें जीन्स में मिला है जी. मतलब. और आप मानोगे नहीं मोहित, शुरू में ना मतलब मेरे फादर ने मेरे को आउटडोर में बहुत पुश करने की कोशिश की कि तू कर कर कर. और मैं ना मेरे को ये बिज़नेस समझ नहीं आता था. ठीक है, तो मेरे फादर ने एक मेंटोर हैं मेरे, गौर गुप्ता हैं, इज़ अ वेटरन इन आउटडोर लेजेंड आई कंसिडर हिम. तो उन्होंने उनके अंडर छोड़ दिया मेरे को कि तू मेरे से तो संभलेगा नहीं, तू इनसे कोऑर्डिनेट, और उनको बोल दिया कि आप संभाल लो, आप इसको देख लेना अगर ये आउटडोर में. अच्छा, मेरे को क्या खुराफात थी कि मैं ना मेरे को ना कुछ नया करना है. मतलब हर 6 महीने में ना मैं कुछ नया करना है. तो क्या होता था, जैसे पापा ने उस टाइम पे डिफेंस वगैरह में भी डाइवर्सिफाई किया था कि डिफेंस में हम ट्रेडिंग करेंगे, रशिया से इंडिया लाएंगे. तो मेरे को लगता था यार क्या आउटडोर में क्या रखा है, साल 2 साल में डिफेंस की एक डील बड़ी हो जाएगी, उसी से सब ठीक हो जाएगा. फिर लगता था यार ई बाइक्स, मतलब हमने आज से 15 साल पहले ई बाइक्स का एक छोटा सा प्लांट लिया था कि ई बाइक चलाएंगे, 500-700 हज़ार बाइक्स बिक जाएंगी, अपना धंधा सेट है, सब सही है. होम शॉपिंग उस टाइम पे शुरू की थी. अरे बाप रे, मतलब क्या क्या काम किए हुए हैं यार. कांड बहुत किए हैं. बहुत कांड किए हैं. और ये मैं कांड इसलिए करता था, और मैं गौर सर को ना मैं हर बार बोलता था कि ये ना आउटडोर ना मेरे लिए नहीं है, मेरे बस की नहीं है, मैं ना कुछ और करके यहाँ से तो निकल लूँगा. तो वो कहते थे ठीक है, गौर सर कहते थे कि हाँ ठीक है कर ले. जब मैं पापा को नहीं बताता था, क्योंकि उनको मैं बताऊंगा तो कहीं ना कहीं एक पिंच होगा कि यार इतनी मुश्किल से खड़ा किया है और तुम कह रहे हो कि साले तुम्हें आउटडोर नहीं करना. ठीक बात है. तो मैं उनसे कर लेता था. तो गौर सर कहते थे कि तेरे को जो करना है तू कर ले, घूम फिर के ना तू इसी धंधे में आएगा. अच्छा, हाँ, he predicted that. हाँ, उनकी कन्विक्शन थी एक कि जो करना है कर ले, कोई दिक्कत नहीं है. फिर और आज ना वो मुझे हर बार जब भी मिलते हैं ना, वो मुझे हर बार यही बोलते हैं कि देख, और वो 4 लोगों को सुनाते भी हैं, मेरे को भी सुनाते हैं कि बोला था मैं घूम लिया कि पूरी दुनिया घूम लिया ना, सब कर लिया ना, तूने आ गया ना वापस इस धंधे में. तो इसलिए आउटडोर ना मतलब इट इज इन जीन्स. इवेंचुअली आई रियलाइज कि यार इससे बढ़िया ना किस फ्यूचर में आपको कौन सा वर्टिकल ज्यादा और अच्छा लगता है. तो इसमें मैं पहले क्वेश्चन पे भी आ जाता हूँ कि हमें ना क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से हमेशा सोचना होता है. So as an agency partner, as a media partner, it is my duty to put client first. तो उस क्लाइंट के लिए क्या बढ़िया है, क्या उसके लिए डिजिटल बढ़िया है, क्या उसके लिए आउटडोर है, क्या प्रिंट है या क्या रेडियो है. तो जब तक मैं अपने आप को उसके जूतों में नहीं रखूंगा ना, और मैं उसको ये बोल दूंगा कि आउटडोर तेरे लिए बढ़िया है, तो मैं उसके साथ गलत इनजस्टिस है. Got it. तो इसीलिए जो भी क्लाइंट होता है, अब D2C ब्रांड है, मतलब इट्स अ नो ब्रेनर कि आपको डिजिटल मीडिया ही करना है. Absolutely. आप D2C से फिजिकल स्टोर्स बना रहे हो, फिर आप आउटडोर में आओगे, फिर आप प्रिंट में आओगे, फिर बट टू बिगिन विद यू नीड अ D2C. आपको कवरेज चाहिए, आपको क्लिक की जो कॉस्ट है वो आप डिजिटल से ही निकाल सकते हैं. Let me just understand. Yeah. Okay, for example, we're doing this podcast. इसको प्रमोट करने के लिए what would you recommend and what will you plan for us? मेरे को समझ में आएगा. How do you think? See, podcast, मतलब I am a big fan of podcasts, overall industry as such, because what has happened is podcasts से ना overall अपनी अपनी niches बना ली हैं. So first of all, you have to look which niche do you have to look into. जो मैं समझ सकता हूँ, आपकी niche है फैमिली बिजनेसेस. आपको फैमिली बिजनेसेस पे हर तरीके से पहुंचना है. तो आपको ये देखना है कि ये फैमिली बिजनेसेस के जो लोग हैं, इनकी दिनचर्या क्या है. मतलब डेटाबेस तो लिमिटेड है ना हिंदुस्तान में, जितने MSMEs हैं या जो भी टॉप गन मान लो, मतलब कुल मिला के 1-1.5 लाख 2 लाख रीजनेबल लोग होंगे जिनको अगर आप पहुंच गए तो आप यू आर होम. मतलब एज अ होस्ट यू डोंट वांट अ 2 million 3 million 5 million फॉलोअरशिप.
ठीक है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रेजुअल होगी, बट आज जो चाहिए वो है सबसे पहले कि भाई जो बंदा धंधा कर रहा है ना, मुझे तो हर नेक्स्ट जेन पे पहुंचना है, दैट्स इट। बस तो मुझे वो बाकी बड़ी लिमिटेड है नेक्स्ट जेन, लिमिटेड ही लोग। तो वो जो नेक्स्ट जेन का आज के टाइम में मीडिया बिहेवियर है वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। वो सी नेक्स्ट जेन, यू आर अ नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जेन इज मच मोर एस्पिरेशनल टुडे, दे आर मच मोर एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ देयर बिजनेस वर्किंग। आज वो नेक्स्ट जेन न्यूज़पेपर्स में तो बहुत लिमिटेड रह गई, हमारा तो धंधा है इसलिए हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो रेडियो टीवी भी इतना नहीं है, OTT भी very limited series, let's say a Shark Tank or something which is very peculiar to them, they will look into it. Social media, digital media, Instagrams, the content consumption, मतलब आज आप देखोगे कि कहीं कोई business content बहुत अच्छा है, they will go to it. For example, a money control, so to say, they will go for example, a Mint launch. A Mint is a very good product, मतलब HT का एक product है which I really like, क्योंकि वो ना बड़ा नीश है, बड़ा filtered है, कि वो एक business वाले बंदे से बात करता है जो कि उसकी भाषा समझ सकता है। समझ गया। तो आपको तो अपना आपका जो कंज्यूमर मतलब जिसको आपको दिखाना है नेक्स्ट जेन वाला, तो आप बेसिकली ऐसे ही सारे क्लाइंट्स का नीड समझ के ऐसे ही हम उन क्लाइंट्स की भी डिटेल में जाते हैं कि भाई देखो चाहते क्या हो, पहुंचना कहाँ है। किसी का खर्चा कराना ना सबसे आसान काम है, ठीक बात है। और जब उसको रिटर्न नहीं मिलती ना उस खर्चे की, वो हमें दोबारा नहीं बुलाएगा। तो अगर हमें दोबारा पहुंचना है ना तो हमें उसको रिटर्न दिलवानी है हर हालत में। और हम ना ये डिजिटल वाला काम ना जानबूझ के थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि सी डिजिटल अच्छा बहुत लगता है डिजिटल, बट समवेयर डाउन द लाइन इट्स अ बिग ब्लैक होल, कि आपका पैसा जाए जा रहा है, आपको रिटर्न क्या आ रही है। हम खुश हो जाते हैं कि हमारे इतने व्यूज़ हो गए, ये हो गए वो, मतलब पीपल डोंट नो कि आज के टाइम में माय डिजिटल टीम वाज टेलिंग मी कि 1 सेकंड अगर आपका वीडियो व्यू हो गया ना, इट इज काउंटेड एज अ व्यू। अच्छा, मतलब एक खुलते ही, हाँ, तो Oh, 1 interesting, सेकंड I didn't अगर know हो that. गया तो व्यू। ओके, एंड आई वाज शॉक्ड कि यार ऐसा भी कुछ होता है क्या, हाँ, मतलब कि आप ठीक है पागल बनाओ बट इतना तो मत बनाओ। तो इसीलिए इट्स अ बिग ब्लैक होल, सो दैट्स हाउ यू नो पीपल विल हैव टू इम्प्रोवाइज। सो Right. टुडे यू सी, अभी तक गूगल पे सर्चेज होती थी, मतलब सर्च इंजन बाय डिफॉल्ट गूगल, आज सर्चेज हो रही है चैट जीपीटी पे, जेमिनाई पे सर्चेज हो रही है, क्योंकि लोगों का प्रेफरेंस बदल गया। तो गूगल का जो सबसे बड़ा आने वाला चैलेंज है गूगल एडवर्ड्स का, कि कोई सर्च के लिए जब उसके पास आएगा नहीं तो पैसे वो कैसे किसको कमाएगा? बेचेगा। ठीक बात है। और वो सर्च हो रही है चैट जीपीटी पे, एंड द प्रॉब्लम विद चैट जीपीटी इज वो नीचे डिस्क्लेमर में लिख रहा है कि मेरा जो डेटा है हो सकता है वो गलत हो, बट आज चैट जीपीटी पे लोग कुछ भी टाइप कर देते हैं, वो जो भी आपको मिल रहा है आप उसको सच समझ लेते हो, फैक्ट मानते हैं, और आप फैक्ट मान के उसको अपनी प्रेजेंटेशंस में डाल रहे हो, अपनी रिसर्चेस में डाल रहे हो। आपको ये नहीं पता कि चैट जीपीटी का जो डेटा है, और ये बहुत ही हमने अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशंस कराई, ट्रेनिंग्स कराई, उससे ज्ञान मिला मुझे। सो बाय डिफॉल्ट ईदर इट्स गूगल और इट्स चैट जीपीटी, दे हैव अ वेरी लेफ्ट लीनिंग बैकग्राउंड। अच्छा, क्योंकि जो कंटेंट उस पे गया है ना वो बहुत ज्यादा वैसा है। तो इसलिए जो आप कंज्यूम कर रहे हो चैट जीपीटी की सर्च से, उसमें कितना सच है कितना नहीं है ये एक ओपिनियन है, गॉट इट, इट इज नॉट अ फैक्ट। गॉट इट, गॉट इट। So that's why as a marketer or as a marketing consultant to our clients, we have to be 2 steps ahead of our client. हमारे क्लाइंट को लगता है, मतलब with due respect to all the clients, हमारे क्लाइंट्स को लगता है उनको सब आता है। मतलब भाई अगर आपको गले में दर्द है ना तो भी आप पैरासीटामोल ले रहे हो, आपको हार्ट में पेन हो रहा है तो भी आप पैरासीटामोल ले रहे हो, तो फिर आप वही ले लो, आप डॉक्टर के पास जा ही क्यों रहे हो। ठीक बात है। मतलब एक तरह से आप डॉक्टर के पास जा रहे हो ये बोलने के लिए कि मेरे को ना पैरासीटामोल चाहिए, तो फिर जा ही क्यों रहे हो, फिर तो खुद ही कर लो ना इलाज। तो बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास इसलिए भी आते हैं कि हमें ना पैरासीटामोल चाहिए, हमें वो दे दो। तो हम उनको समझाते रह जाते हैं, अरे भाई तेरे को पैरासीटामोल चाहिए ही नहीं, तेरा तो गर्म पानी से भी काम हो जाएगा, तो क्यों ले रहा है। बट जिसको जैसा समझना समझे, हमारा काम है एज देयर कंसल्टेंट, एज देयर पार्टनर, to show them the true picture, that's it. हाँ, to show them their true picture. You work with governments quite a lot, 15 state governments you just said. How is it to work with the government? Like is it fun? Is it too tiring? खुद इन्वेस्ट करना पड़ता है अपना समय,
गवर्नमेंट के साथ आजकल, बिकॉज स्पेशली नाउ विद मोदी जी स्पेयर हेडिंग द होल कंट्री, आई सी की काफ़ी कुछ आई वुड से कॉर्पोरेटाइज हो गया है. बहुत ज़्यादा. Like now I see the country is run like a company and the CEO and the MD is probably our prime minister. So how is it? What change do you see working with the So government? again, very good point. मैंने जब शुरू किया था ना 2006-7 में, तो पापा ने ना 2-4 गवर्नमेंट क्लाइंट से मिलने के लिए मेरे को भेज दिया था. अच्छा, उससे पहले ना 98 to 2003 एनडीए की गवर्नमेंट थी, अटल जी वॉज पीएम एंड माय फादर वर्कड अ लॉट विद दैट गवर्नमेंट. मतलब हमने बहुत काम किया उस टाइम पे, तो बैकग्राउंड बहुत अच्छी थी. तो पापा ने ना भेज दिया. तो क्या हुआ, एक नॉर्मल वेटिंग टाइम जो सरकारी ऑफिस में होता है ना, आधे से 1 घंटा होता है नॉर्मल वेटिंग टाइम. तो 1-2 बार मैं गया और बैठना पड़ गया. तो मुझे लगा यार ये क्या मतलब है, एक तो हम ज़्यादा टाइम निकाल के आ रहे हैं और 1-1 घंटे की वेटिंग है यहाँ पे. तो फिर मैं धीरे धीरे ना पीछे हो गया कि मैंने कहा यार ये सब ना मेरे से नहीं हो सकता. मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं तो पढ़ के आया हूँ और ये तो कोई और कर लेगा. तो 5-7 साल ना मैं दूर रहा सरकार से. बट अगेन 13-14 का टाइम, गवर्नमेंट वाज बिकमिंग अ बिग बिजनेस. तो फिर ये था कि यार एक बार ना दोबारा ट्राई करते हैं सरकार में घुसने का. आज भी वेटिंग आधे से 1 घंटे की है, नॉर्मल है. बट मैंने ये देखा है कि जो सरकार में सी चेंज एटीट्यूड आया ना मार्केटिंग को लेके, दैट इज़ फिनोमिनल. उसका बहुत बड़ा रीज़न ऑब्वियसली पीएम, ऑनरेबल पीएम एंड हिज ऑफिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन. बट उसके अलावा आज आप इवेंट्स देख लो, आज आप सोशल मीडिया देख लो, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग टुडे. हर मंत्री को, हर एमएलए को सोशल मीडिया पे प्रेजेंट रहना है. और जो दुनिया, मतलब जो सरकारी ऑफिस, मोहित, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, जो सरकारी ऑफिस मंडे टू फ्राइडे काम करते थे ना 9 से 5:30, आज सरकारी ऑफिस 9 बजे से लेके 10 बजे तक रात के काम कर रहे हैं. My God. कोई सैटरडे संडे नहीं है. इट इज़ नॉट ईजी टू बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टुडे. जो पहले सपने लेता था कि मैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाऊं, मेरी जिंदगी सेट है. इट इज़ नॉट ईजी, एटलीस्ट इन द हायर रैंक्स इट इज़ नॉट ईजी. आई डोंट नो अबाउट द लोअर वंस. हायर्स में मतलब मैंने संडे को जूम अटेंड की हैं, संडे को क्लाइंट मीटिंग्स अटेंड की हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ. अरे वाह यार, संडे को, मतलब उससे ज़्यादा क्या चाहिए. और मेरे को याद है, ये एग्जाम्पल याद है, सैटरडे रात को 8 बजे मेरी क्लाइंट, गवर्नमेंट क्लाइंट जूम पे वेट कर रही है कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ. मेरी एक पार्टी थी, मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी एक पार्टी थी. मैंने फ़ोन किया, मैडम मैं नहीं आ पा रहा. तो उन्होंने कहा आलोक, अगर तुम जूम पे नहीं हो ना तो ये कल सुबह 11 बजे होगी मीटिंग. तो सोच लो भैया अभी कर लो या कल सुबह 11 बजे. मैंने कहा मैडम मैं सॉरी, मैं नहीं आ सकता, कल सुबह 11 बजे मैं रहूँगा. तो मीटिंग कल सुबह 11 बजे जूम पे हुई थी एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ इट और सब हुआ. तो क्या है कि वो ना माइंडसेट शिफ्ट इतना स्ट्रांग हो गया है. नो, आई हैव हर्ड दिस अ लॉट कि अब कोई सैटरडे संडे नहीं है किसी का. प्रॉपर काम हो रहा है. पीएम जब कह रहा है कि मैं यार 18-20 घंटे काम कर रहा हूँ, तो तुम क्यों नहीं कर. तो तुम हो, Who are you Who then? are you? Yeah. मैं इस देश को बदलने के लिए जब 18-20 घंटे लगा हुआ हूँ, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो. और वो सिंगल माइंड एजेंडा दिखता है, मतलब वो सी चेंज दिखता है. एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आउटडोर का एग्जांपल मैं देता हूँ. एक बार मैं एक सरकारी ऑफिस जहाँ हमारा सारा काम होता है आउटडोर का, वहाँ गया. पूरा ऑफिस हिला हुआ है, मतलब जैसे हड़कंप मचा होता है ना एक ऑफिस में कि भूचाल आ गया, तो पूरा ऑफिस हिला हुआ है. तो मैंने पूछा कि यार हुआ क्या. कहते यार अभी ना बात मत करो, टाइम नहीं है हमारे पास बात करने का. मैंने कहा चलो, मैं सीनियर के साथ बैठा था, तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं. मैं किसी जूनियर को पकड़ा, मैंने कहा क्या हो गया, आज कोई बात ही नहीं कर रहा ढंग से. कहते हुआ क्या, लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ पीएम की अटेंशन का. पीएम मोदी दिल्ली में निकले कहीं, आउटडोर पे नज़र पड़ी. आउटडोर पे लिखा हुआ था कि हमारी सरकार ने 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, कुछ ऐसा सा नंबर था. पीएम ने पीएम ऑफिस में फ़ोन किया कि क्या आपको पता नहीं है कि हमारी सरकार ने कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है.
देश का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है अपने ऑफिस को कि क्या आपको ये नहीं पता कि हमारी सरकार ने कितने लोगों को, नंबर वाज अराउंड 25 crores समथिंग, और वहाँ 13.5 लिखा हुआ था. 13.5 लिखा. इंटरेस्टिंग. तो जब वो पीएम ऑफिस में फ़ोन गया ना, वाओ. तो वो फ़ोन गया उस डिपार्टमेंट में जहाँ से सारा एग्जीक्यूशन Nice. होता है. तो Obviously. अब जब खत्म. सोचिए देश का पीएम एक ऐसी चीज ऑब्जर्व कर रहा है, जो पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है जहाँ कई 100 लोग लगे हुए कितने हैं. लोग लगे हुए हैं उस चीज को देखने में. वाओ. और मतलब आप सोचो तो देश का पीएम है. जब हमारे किसी भी क्लाइंट का कोई सीएमडी हो या हम जब अपने कामों को देखते हैं तो हम इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं. वो इस चीज़ ये भी उनके दिमाग में फिट है कि मैंने कितने लोगों की जिंदगी पे इम्पैक्ट डाला है. क्या बात है यार. दैट्स इनसेन. दैट्स तो इनसेन. और ये स्टोरी हमारे आउटडोर के लिए इतनी कि भैया देश का प्रधानमंत्री हमारा आउटडोर देख रहा है. Very nice. It was really nice to have you, brother. I mean, जो सारी बातें आपने बोली आज, knowing मुझे आज तक लगता था you were the second gen. It's really surprising to know is a third gen. And from the times जहाँ posters हाथ से paint हो रहे थे, to the times जो आप digital posters अपने यहाँ बैठे बैठे फोन से कंट्रोल कर रहे थे. अभी ब्रेक में मैंने देखा. It's a great journey you've had. It is indeed. And to share all अभी the तो शुरू journey. हुई है जर्नी. अभी तो आपकी पार्टी अभी शुरू हुई है, लेकिन the legacy has been going on last so many years. तो वही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उस लेगेसी को बैलेंस भी करना है और कुछ नया भी करना है. Absolutely. इट्स नॉट एन इजी चैलेंज. मुश्किल क्वेश्चंस हो चुके हैं, इमोशनल क्वेश्चन खत्म हो गए हैं. Great. आई थिंक इट वाज रियली नाइस नोइंग बिजनेस इतना डिटेल में. बट नाउ वी हैव दिस सेगमेंट कॉल्ड रैपिड फायर सेगमेंट, Amazing. वेयर आई एम गोना आस्क यू क्विक क्वेश्चंस. आई एम एक्सपेक्टिंग क्विक आंसर्स. ओके, आई विल ट्राई. Done. So here you go, brother. This is my first question. One word that defines Graphis Ads today. मार्केटिंग पावरहाउस. Marketing powerhouse. Makes sense. Traditional OOH, outdoor hoardings, or digital hoardings? Your pick. ट्रेडिशनल. Oh, always a traditional boy. What do you think the future of outdoor advertisement is? Is it like flying drones, carrying banners, or artificial intelligence billboards? AI billboards in next 2 years. Post that, flying drones, carrying banners, because the government regulations eventually will allow it. Delhi or Bombay? Delhi. For Delhi is Bombay. advertisement energy. Mumbai. That energy. Mumbai. The energy is Mumbai. Why you've chosen Mumbai and not Delhi for the energy? The regulations are much better there, and it's much more open to innovation. Delhi is a much more closed Got it. environment. Legacy or reinvention? What excites you more? That's a tough one. Reinvention. Billboards or Instagram ads? Which has more impact? You're asking the wrong guy. See, you're doing both. You're doing both. Billboards, depending on the consumer, it can be Instagram ads, but mine is billboards. Got it. A brand campaign you wish Graphis Ads had done? I really love the way Amul does its campaign. So maybe and it's my wish that for some client we should do a moment marketing campaign just on the lines of Amul. Got it. Your biggest critique at home? पापा, आपके बच्चे, या आपकी बीवी? So my father has never been a critic. Has always been an enabler. My wife Is the biggest wants me to improve a lot. So I'll say that's the reason she's a critique. And obviously my kids think I'm an outdated guy. So they always keep me on my toes. Got it. Work mantra in one line. Work hard, party harder. I've seen that. If not advertising, what would you be doing? I think I'm very good at connecting people. I'm a people's guy. So maybe anything, something to do which would be helping people do their businesses and me making money. Got it. If your Graphis Ads journey was a Bollywood movie, its title would be? Okay, its title would be Picture Abhi Baki Hai Mere Dost. क्या बात है, good one. Which ad campaign of yours deserves a Filmfare Award? Okay, Filmfare Award. Phew. So we've worked a lot with Air India in the past, and the client has got some amazing results.
Correct. I think Air India for us at that point should have got Filmfare. Outdoor hoarding or Bollywood poster, which gets more eyeballs Bollywood posters because of the content. because of the Bollywood actor in it? Legacy in business. Legacy in business is like a Bollywood sequel. Like you are the sequel. Yeah. Name one sequel that did justice to the original one. Okay. Name one sequel. I think Ocean's 11 was one of, or Ocean's 12 it was. It was a good sequel to the original one. हमारे बॉलीवुड में कोई है? बॉलीवुड में मुन्ना भाई की जो सेकंड आई थी दैट वाज अ गुड वन. Very good. I actually agree with it. Who is the next in line superstar of Indian advertising according to you? If I can take my name then I'll be more than happy. Alok Gupta. Got it. I'm not boasting though. No, you've already proven yourself by listing your company and taking the company where you've taken. If your leadership style was a movie genre, what would it be? My leadership style is actually delegation. So I want my team to grow beyond me. No, is it like Angry Young Man or is it like comedy? या बाहें फैलाते हैं और काम हो जाता है. I Romantic. started as an angry young man, but I think over a period of time I have improvised a lot. तो कोई मेरे को मूवी टाइटल ऐसा याद नहीं आ रहा कि मैं इसको नहीं आपका जॉनर कॉमेडी, एंगर, रिवेंज, that way is- रोमांटिक. लाइक हाउ डू यू मैनेज, हाउ आर यू अराउंड योर स्टाफ? लाइक अगर मैं आपके स्टाफ से अभी पूछूं, आप नहीं हो यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे आपके बारे में? ओके तो ये फैमिली एंटरटेनर बोल देते हैं ना, उसमें सब आ जाता है. गॉट इट. अक्षय कुमार हो आप? हाँ नहीं, अक्षय कुमार तो नहीं हूँ. मतलब मैंने स्टार्ट एंग्री यंग मैन से किया था, बट मैं फिर फैमिली पे आ गया तो मैं सॉर्टेड हूँ. Got it. What's a secret superpower that nobody in business school can teach? ओके सो आई फॉलो दिस अ लॉट. हमारे हिंदी के ना जितने पुराने मुहावरे हैं, अगर हम उनको पढ़ लें तो उनमें बहुत डीप थॉट दिया गया, डीप लर्निंग है उसमें. तो उनसे ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो कि हमें बिजनेस स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता. Got it. Got it. एंड इट इज़ वेरी डीप. अगर आप एक एक कभी भी कोई भी उठा लोगे ना, बहुत अच्छे. Interesting. If life had an undo button, what's the first thing you'd press it for? Okay, very interesting. From a business perspective, Anything, your personal life, your business life. ये मत बोल देना कि शादी का अनडू कर देंगे, नहीं तो भाभी बहुत माय वाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरी भी बहुत पिटाई हो जाएगी. नहीं, शादी से तो कोई इसका लेना देना ही नहीं है. एक बटन नहीं है मोहित, ऐसे बहुत होंगे. Give me one minute, कि- जो आपके अभी दिमाग में एकदम on top of your mind which comes. I wish COVID wouldn't have happened. मतलब That's one thing which was really, really that was struggling really period. sad. मतलब I can't really relive that. I can't even think of reliving that time. So, bhai, I have this one last question for you. So, this word called legacy, इसका आपके हिसाब से क्या मतलब है? लेगेसी बहुत वर्ड छोटा है, बट ये बहुत सारे कॉनोटेशंस हैं इसके. फैमिली की अपनी लेगेसी है, कंपनी की अपनी लेगेसी है. मेरे को क्या लेगेसी छोड़ के जानी है? आई हैव 2 daughters, आश्वी एंड आरूही. क्या वो हमारे बिजनेस में आएंगी नहीं आएंगी, उनके लिए क्या छोड़ के जाना है? बहुत कुछ है. लेगेसी अगर मैं बहुत ही सिंपली इसको डिफाइन करूं तो मुझे ये लगता है कि जो भी हम काम करें उसके अंदर आप कितनी पैशन से वो काम कर रहे हो और कितनी एक्सीलेंस से वो काम कर रहे हो. दैट इज व्हाट शुड डिफाइन अ लेगेसी फॉर एनी इंडिविजुअल. कल को मेरे बारे में, पापा के बारे में, किसी के बारे में कोई ये बोले ना कि यार वो बंदा हमारे लिए खड़ा था, वो हमारे पीछे खड़ा था, उसने पूरे दिल से हमारे लिए काम किया, और अगर ये हमारी लेगेसी हो गई तो आई थिंक वी विल ऑलवेज बी होम. Got it. Got it. Done. Thank you so much for coming, brother. Thank you. Always a pleasure and best of luck for your venture. Thank you. I'm sure it'll be going to greatest heights. No, मेरे को बस ग्रेटेस्ट हाइट्स तक नहीं पहुंचना है, मुझे बस हर एक नेक्स्ट जेन के पास पहुंचना है, क्योंकि सिंपल उद्देश्य मेरा ये था ये चालू करने का कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और नेक्स्ट जेन के साथ ना हो. क्योंकि वॉट एवर सेड एंड डन, काफ़ी चीज़ें अगर मुझे मालूम होती मेरे समय पे तो शायद मैं बहुत सारी गलतियां नहीं करता. तो इतनी स्पाइसी स्टोरीज नहीं होती. इतनी स्पाइसी स्टोरीज नहीं होती मेरी लाइफ की. आई मीन नॉट दैट आई रिग्रेट इट, आई मीन ग्रेट जर्नी फॉर मी एज वेल, बट इट्स जस्ट दैट अगर सीखने को कोई मिल जाए तो इट्स गुड ओनली. True, true.
Perfect. Done है brother. See you soon. Thank you. तो ये थे आलोक गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी लेगेसी बखूबी आगे लेके गए हैं और इन्होंने ये भी चीज़ सिखाई कि आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसको कैसे भी आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन अपने दोस्तों के लिए और अपने आजू बाजू इंडस्ट्री के लोगों के लिए अगर कोई काम करना पड़ता है तो बेझिझक बिना सोचे समझे उनकी मदद की जाए. अगर सही लोगों को कनेक्ट करा के कुछ उनका काम निकल सकता है तो अगेन अपना फ़ायदा देखे बगैर वो लोगों को कनेक्ट किया जाए. तो दैट्स व्हाट ही हैज़ टॉट मी समथिंग टुडे न्यू एंड या ही इज़ डेफिनेटली प्रूव दैट स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट अगेन, दैट legacy is inherited, leadership is built.